यहां पर हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के हिस्से में आते हैं और यहां पर दीवान बन बैठते हैं। तो जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहां पर रॉबर्ट क्लाइव हैं और यहां पे आप देख रहे हैं कि जो बंगाल के नवाब हैं वो यहां पर इनको दीवान जो है वो घोषित कर रहे हैं, इस तरह का अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहां पर यही समझना है, इस पूरे टॉपिक का जो सार है वो क्या है, वो हम लोगों को समझना है कि जो कंपनी है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स हैं वो कैसे दीवान बन जाते हैं, और जब दीवान बनते हैं तो उनके पास क्या क्या पावर आ जाती हैं, और फिर किस तरह से हमारे भारत देश में बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। तो ये बात अगर हम लोग करते हैं तो ये है आपका 12 अगस्त 1765 के विषय में। तो ये डेट आप नोट कर लीजिएगा, 12 अगस्त 1765। तो ये जो 12 अगस्त 1765 है, इस दिन हुआ क्या था? इस दिन ये हुआ था कि जो मुगल एम्परर लोग थे, जो खासकर बंगाल के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, वो उन्होंने क्या किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं उनको दीवानी दे चुके थे, यानी दीवान उनको दे चुके थे वो। अब दीवान देने का क्या मतलब है? तो दीवान देने का मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र का जितना भी रिसोर्सेस का कंट्रोल वो किसके पास रहेगा? उस दीवान के पास रहेगा जिसको ये मिल रहा है। वहां का जो भी आमदनी है उस पर कंट्रोल सीधा उनके हाथ रहेगा। तो इस तरह की चीजें थी। लेकिन जो यहां पर अंग्रेज थे बहुत ही चतुर थे। चतुर किस मामले में थे? तो ये मान लीजिए कि जो बंगाल का जगह है वहां पे तो इनको दीवानी मिल चुकी थी, दीवान उनको मिल चुका था, लेकिन ये चाहते थे कि धीरे धीरे और भी जो आसपास के गांव हैं वहां पर भी इनको दीवानी मिले। तो अब दो ही तरीका था, या तो आप युद्ध लड़ के कर लीजिए, लेकिन ये समस्या था। समस्या क्या था कि जो अगल बगल के जो गांव थे वहां पर भी क्या थे? शासक लोग थे। वहां पर भी लड़ाकू लोग थे, शासक लोग थे जो शासन को चला भी चुके थे। तो अगर वहां अगल बगल के गांव में जाकर ये कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली एक विरोध होगा और इनको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो इन्होंने बड़ा ठंडा दिमाग से सोचा कि ऐसे हम नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे समझाने का बुझाने का प्रयास करेंगे लोगों को, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे? गांव को अपने चपेट में ले लेंगे। और यही हुआ भी। इसमें आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से धीरे धीरे जो आसपास के गांव है उसको कैसे कब्जे में ले लिया जा रहा है, किस प्रकार से उसको कॉलोनाइज किया जा रहा है, उपनिवेश कैसे उस पर किया जा रहा है, वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहां के जो रिसोर्सेस हैं उस पर उनका कैसे कंट्रोल हो जाता है, आमदनी कैसे वो अपना बढ़ा लेते हैं, किस प्रकार से खरीद बिक्री चालू रखते हैं, वहां पे बिजनेस अपना कैसे चालू रखते हैं, ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं हमें इस टॉपिक के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए इसको और भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कंपनी की जो आमदनी थी। अब यहां पर आपको देखना है कि कंपनी की आमदनी किस प्रकार से बढ़ती है, घटती है, और इसका प्रभाव जो है ये किस प्रकार से वहां के लोकल एरियाज पे पड़ते हैं, वो आपको यहां पे देखने और समझने को मौका मिलेगा। क्योंकि हम लोग तो जान चुके हैं कि जो कंपनी, अब कंपनी को क्या मिल चुका था? दीवान मिल चुका था। ठीक है, वहां के जो लोकल रूलर लोग थे, मुगल लोग थे, वो अब किसको दे चुके थे? कंपनी को दीवान दे चुके थे। अब उसका क्या असर होता है, कंपनी पे क्या असर होता है और वहां के लोगों पे क्या असर होता है, अब हम लोग यहाँ पर इन बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देख सकते हैं
तो चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ये बंगाल में ही क्या था कि एक मार्केट लगता था, ठीक है। तो इस मार्केट की स्थिति कैसे खराब हुई, क्या यहाँ के लोगों पे गुजरा, वो आपको देखने और समझने को यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, इस फिगर पे आप बने रहिएगा। तो दरअसल जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कंपनी है, कंपनी दीवान तो बन गई थी। अब दीवान बन गई थी तो एक्चुअली उस समय भी ये क्या करता था, व्यापार का ही काम करता था, खरीद बिक्री का ही काम कर रहा है, ट्रेडर का ही काम कर रहा है। अब देखिए हुआ क्या, ये जो कंपनी थी वो चाहती थी, क्या चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इनको मुनाफा मिले, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, आमदनी ज्यादा से ज्यादा ये करे। तो ये क्या करते थे, ये क्या करते थे कि जो भारत में जो सूती का जो कपड़ा होता था या रेशम का जो कपड़ा होता है था, यानी कॉटन से बना हुआ जो कपड़ा है या जो आपका सिल्क से बना हुआ कपड़ा है, उनको क्या करते थे, यहां से बहुत ही सस्ते दरों में खरीदते थे, बहुत ही कम दामों पे खरीदते थे। कौन, अंग्रेज कंपनी के लोग बहुत ही कम दामों पे खरीदते थे यहाँ के लोगों से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये बहुत कम दामों पे खरीदते थे और बहुत मुनाफा में ये बेचते थे, तो देखिए इस प्रकार से ये बहुत कम दाम पे खरीदे और खुद हायर प्राइस में बेचते हैं, तो इनको मुनाफा होने लगा था। पहले क्या हुआ था, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये बहुत कम से कम दाम में खरीदते थे और इसका जस्ट डबल दाम में क्या करते थे, बेच दिया करते थे। बहुत ही, जैसे कि मान लीजिए 5 रुपए में खरीदा और बेचा कितना, 10 रुपए में, तो बहुत ही चीप प्राइस में ये खरीदते थे यहाँ के लोगों से और उसको डबल करके बेचते थे। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि इनकी जो आमदनी है, इनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ने लगी। अब रेवेन्यू बढ़ने लगा तो क्या हुआ, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि जब 1865 से पहले अगर हम लोग देखते हैं तो जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन से जो व्यापारी लोग आए थे भारत में, तो भारत के कोई भी चीज को खरीदने के लिए, जैसे मान लीजिए कॉटन खरीदना है, रेशम खरीदना है, कुछ भी खरीदना चाहते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, भारत के लोगों को क्या देना पड़ता था, सोना और चांदी देना पड़ता था। ध्यान से बात को सुनिए, तो वो क्या देते थे सामान के एवज पे, सोना और चांदी दिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने वहां वो जो अंग्रेज हैं, जब वो दीवान बन बैठते हैं, तो बहुत ही सस्ते दरों पर कॉटन को, सिल्क को खरीदते हैं और डबल प्राइस पे बेचते हैं। तो अब इसका ये फायदा होता था कि अब उनको ये जो गोल्ड दे रहे हैं अब देने की जरूरत नहीं है, सिल्वर जो देते थे उसकी जरूरत नहीं है, वो जो डबल पैसा होता था उसी से वो क्या करते थे, सामान को खरीदने के काबिल बना लेते थे। तो अब उनको गोल्ड नहीं देना है, सिल्वर नहीं देना है, अब जो डबल पैसा है उसी से वो क्या कर लेते थे, इतना पैसा वो जमा कर लेते थे कि उसी से वो सामान को खरीद लेते थे और अच्छे ढंग से उसको बेच भी देते थे। तो इस प्रकार से कंपनी को इसमें क्या हो रहा था, मुनाफा हो रहा था, फायदा हो रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक दृष्टिकोण है, यानी कि सिर्फ कंपनी को मुनाफा जा रहा था, लेकिन नुकसान कहां हो रहा था, किसका नुकसान हो रहा था, लोगों का, खासकर बंगाल के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। बंगाल का जो इकोनॉमी सिस्टम था वो पूरी तरह से क्राइसिस हो गया। बंगाल का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो नीचे गिर गया। कैसे गिरा, अब थोड़ा सा देखिए, इसको समझिए। तो एक्चुअली में जो आर्टिशंस लोग थे, यानी जो कारगर लोग थे, उनको मजबूर किया गया कि आप अपने सामान को बहुत ही लो प्राइस पे बेचिए। उनको मजबूर कर दिया गया कि आप जो अपना सामान बेचेंगे, जो कारीगर लोग हैं वो अपना सामान बहुत ही सस्ते दरों पर बेचते थे। तो यहां उनको मजबूर किया गया। एक इस चीज को देखिए, जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान लोग थे, उनसे लगान जो है ज्यादा से ज्यादा मांग करने लगे लोग, तो लगान भरने में उनको दिक्कत होने लगी। यहां पर लगान
भरने से भी चूक गए, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा लगान लगा दिया गया था, तो वो लगान नहीं दे पा रहे थे। साथ ही साथ जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था खेती बाड़ी में, वो भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो लगभग देन 1770 के आसपास एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है बंगाल में। बंगाल में अकाल पड़ जाता है 1770 में। सोचिए, अकाल पड़ा 1770 में, और किस कारण अकाल पड़ा आप देखिए। ये इतनी बड़ी अकाल थी कि इसमें 1 करोड़ लोग मर जाते हैं, ये बंगाल की बात है, और जिसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है बंगाल में। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने 1 करोड़ लोगों को मार दिया, किस प्रकार से अंग्रेजों ने 1/3 पॉपुलेशन समाप्त कर दिए, किस प्रकार से अंग्रेज जो बंगाल है उसकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इकोनॉमिक है, वो उसको इकोनॉमिक क्राइसिस करते हैं। अचानक वहां पे स्थिति गड़बड़ हो जाती है। और इसी मार्केट में, ये सप्ताह में एक बार मार्केट लगता था, और यहाँ पर हर तरह के लोग आते थे, अपनी चीजें बेचते थे और खरीदते भी थे जो उनकी जरूरत की चीजें होती थी। लेकिन ये पूरी तरह से जो है मार्केट पूरी तरह से पिट जाता है, पूरी तरह से इसकी दुर्दशा हो जाती है। तो यहां पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि जो सूती का कपड़ा है, जो रेशम का कपड़ा है, उसको बहुत ही सस्ते दरों पे खरीदना शुरू किए और जस्ट डबल प्राइस पे बेचना शुरू कर दिए। अब वो हमारे जो सामान खरीदे थे उसके जगह पे सोना चांदी बिल्कुल नहीं दे रहे थे। जो डबल पैसा से मुनाफा कमा रहे थे, जो हमारे सामानों को खरीद के डबल वो करते थे, उसी को हमको रिटर्न करते थे, और वो अपना कारोबार करना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सिस्टम थी बंगाल की, वो पूरी तरह से क्रैश कर गया, और इसकी वजह से अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से 1 करोड़ लोग जो हैं बंगाल में मारे गए, और 1/3 जो वहां की जनसंख्या थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। जब बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, पूरी तरह से घाटे होने लगे, तो जो अंग्रेज लोग थे उनको तब सूझा कि भाई अब हमें क्या है कि खेती में सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब उनको नुकसान हो रहा था। क्यों नुकसान हो रहा था? क्योंकि जो अकाल पड़ा बंगाल में, उस अकाल से प्रभावित ना कि सिर्फ भारतीय लोग ही हुए, बल्कि अंग्रेजों को जो मुनाफा होता था उसमें भी नुकसान हुआ उनको। तो यही कारण था कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने देखा कि अब जो खेती है उसमें काफी सुधार करने की जरूरत है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, वो खेती में ही सुधार करने का बात क्यों कर रहे थे? तो अभी आपको थोड़ी देर में सारा बात जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि जो बंगाल था, बंगाल में जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, चरमरा गई थी। अकाल के बाद पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था, जिससे अंग्रेज लोग जो हैं उनको भी काफी नुकसान हो रहा था। वहां के जो लोग थे उनको तो नुकसान हो ही रहा था, लेकिन अंग्रेजों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, उनको उतना टैक्स नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब हमें क्या करना होगा कि खेती में इन्वेस्टमेंट करना होगा, और किस प्रकार से हम लोग खेती को इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ऐसा अंग्रेजों का सोच था। तो अब प्रश्न ये आता है कि वो एग्रीकल्चर पे इतना ध्यान क्यों दे रहे थे? तो देखिए, इसको समझने की जरूरत ये है कि आज जो सरकार टैक्स लेती है वो बड़े बड़े कंपनियों से भी लेती है,
लेकिन उस जमाने में कंपनी तो खुद ही था अंग्रेजों का, तो वो टैक्स किससे लेते थे? जो किसान लोग होते थे उनसे टैक्स लिया करते थे। तो इसीलिए किसान किस पे टिके हुए हैं? खेती पे टिके हुए हैं, एग्रीकल्चर पे टिके हुए हैं। तो अगर एग्रीकल्चर बेटर रहेगा तभी तो वो उनसे टैक्स ले पाएंगे। तो यही कारण था कि जो अंग्रेज लोग थे वो चाह रहे थे कि अब खेती में सुधार किया जाए और इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो। तो इन्होंने काफ़ी लंबा समय तक सोचना विचारना शुरू किया कि भाई ऐसा क्या प्रोसेस है, क्या तरीका होगा जिससे हम एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा ठीक कर पाएंगे और इनकम को भी ठीक कर पाएंगे। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो हम क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर में ताकि ये जो डमाडोल स्थिति बनी हुई है वो सब कुछ ठीक हो जाए। तो काफ़ी लंबा समय इसमें बीता और कई बार डिस्कशंस हुए और फाइनली कंपनी ने एक नया चीज लेकर आ गया, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट। क्या लेकर आ गया? परमानेंट सेटलमेंट लेकर आ गया। एक नई योजना इसको कह लीजिए कि एक नई योजना जो एक नई पॉलिसी उन्होंने डेवलप कर लिया, परमानेंट सेटलमेंट। ये कब हुआ था? 1793 में। तो 1793 में जो अंग्रेज लोग थे वो परमानेंट सेटलमेंट जो है एक पॉलिसी लेकर आए। अब थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं और देखते हैं कि ये लेकर आए कौन थे। तो दरअसल ये लेकर आने वाले जो थे वो थे उस जमाने के एक गवर्नर थे, जनरल गवर्नर थे उस समय 1793 के आसपास में। और इन्होंने ही क्या किया था कि इनका नाम जो है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे, इन्होंने ही परमानेंट सेटलमेंट जैसे पॉलिसी को लागू करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये याद रखिएगा कि ये जो है जनरल गवर्नर दूसरे आते हैं और इन्होंने किस तरह का पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त इसको कहते हैं हम लोग। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इसके अंतर्गत आता क्या है, अब इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ये बात थी कि वो जो वहां पे जिनका थोड़ा पहुंच है, जहां पे चार लोग उनको जान रहे हैं, उनकी बात को मान रहे हैं, तो उनको वो जमींदार बना देते थे। क्या बना दे रहे हैं? जमींदार बना दे रहे हैं, मतलब जमीन का मालिक बना दे रहे हैं उनको। जमीन अब उनके हाथ में है तो उनको जमींदार कहते हैं। तो जमींदार इस पॉलिसी के अनुसार क्या किए कि उन्होंने जमींदार बनाने शुरू किए और जमींदार बनाने के बाद इन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो सीधा सीधा टैक्स जो है नहीं वसूलेंगे, अंग्रेज लोग सीधा सीधा टैक्स पब्लिक से नहीं वसूलेंगे। ये जमींदार को बोले कि ठीक है आप ऐसा करो कि आप लगान कलेक्ट करो, मतलब आप लगान लो। किससे लगान लेना है आपको? जो वहां के किसान हैं उनसे आप क्या लगान जो है, जो टैक्स है उसको आप कलेक्ट करो और कलेक्ट करने के बाद वो आप कंपनी को भरो। आपको किसको देना है? कंपनी को देना है। तो अब यहां समझने की बात है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो सीधा सीधा लोगों से टैक्स नहीं वसूल रहे हैं। इन्होंने क्या किया? दीवान बनाने शुरू किए और उस दीवान के माध्यम से इन्होंने कहा कि आप लोग मुझे दो लगान, और ये लगान आपको किससे कलेक्ट करना है? जो किसान लोग हैं उनसे आप कलेक्ट करो। अब थोड़ा सा सोचिए यहां पर कि इसके पीछे क्या मंशा रहा होगा। तो दरअसल इसके पीछे मंशा रहा होगा कि ये समझ गए कि अगर हम डायरेक्टली अगर लगान लेना शुरू करेंगे किसानों से तो किसान या जो वहां की पब्लिक है अचानक विद्रोह कर बैठेंगे। राजा लोग तो विद्रोह कर ही रहे थे तो उनको शांत करना आसान था, या युद्ध करना भी ठीक था, लेकिन पब्लिक के साथ युद्ध करना वो ज्यादा बेहतर नहीं माना जा सकता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई ये राजा भी बने रहेंगे, लोग इनकी बात भी सुनते रहेंगे, इनकी भाषा को भी समझेंगे, तो यही लगान वगैरह जो है वसूलेंगे और हम पूरी तरह से हीरो की तरह बने रहेंगे, हम विलेन के तौर पे नहीं बने रहेंगे।
तो कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बहरहाल तो चार्ल्स कॉर्नवेलिस जो थे, उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराया, जिसके अनुसार जमींदार बनाएगा, और जमींदार का काम था कि भाई आप किसानों से टैक्स को, लगान को आप लो और मुझे उसमें दो। तो अब इसमें क्या बातें आती हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो लगान है या जो अमाउंट है वो अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने परमानेंट कर दिया था, यानी कि अब ये फिक्स था, अब नहीं तो घटेगा और नहीं तो बढ़ेगा। यानी भविष्य में भी ये जो टैक्स अंग्रेज लोग ले रहे हैं, किन से? जमींदार से। और जमींदार किससे लेंगे? किसान से। तो भविष्य में ये जो जमींदार लोग से जो भी ये पैसे ले रहे हैं, उस पैसे को वो इंक्रीज नहीं करेंगे, वो फिक्स कर दिया गया कि आपको इतना ही देना है। अब इससे क्या होगा, देखिए कितने बढ़िया चाल चली इन लोगों ने। तो अब यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि अब यहां पे अंग्रेज की सोच है कि इस तरीके से हमको किसानों से लगान भी मिलता रहेगा और भूमि में जिस तरह का सुधार की आवश्यकता है, जिस तरह से इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो भी होता रहेगा। मतलब एक ही तीर से सारे निशाने लग रहे हैं। और अंग्रेज इसको सीधा सीधा नहीं कर रहा है, जमींदार खड़ा करके कर रहा है। तो अब देखिए कैसे कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपया लेना है किसान से टैक्स के तौर पे, जमींदार मतलब मान लीजिए कि जो अंग्रेज लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, जमींदार उसको कितना दे रहा है? 100 रुपये दे रहा है। अब जो किसान है, जो पीजेंट है, ठीक है, तो ये जो जमींदार है वो किसान से कितना लेगा? 120 रुपया लेता होगा, ताकि 20 रुपया उनको क्या हो? मुनाफा जाए, 20 रुपए का इनका बेनिफिट जाए। तो जमींदार भी खुशी खुशी करते रहेंगे कि भाई इसके जरिए मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 100 रुपया हम चलो कंपनी को दे रहे हैं। तो ये 20 रुपए के चक्कर में वो काम करेंगे। और जब इनको लगेगा, जब जमींदार को ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा खेतों में अच्छी सी लेबर की जरूरत है, थोड़ा सा कुछ अच्छी फर्टिलिटी की जरूरत है, तो वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे कि चलो ये फसल उगा रहे हैं तो पानी पहुंचाना है यहाँ पर इस खेतों तक, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर देने हैं, अच्छी बीज प्रोवाइड कर देने हैं, या लेबर प्रोवाइड कर देने हैं। तो ये तमाम काम जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? जमींदार के ऊपर आ जाती है कि जमींदार जो है ये खुद से इन तमाम कामों को करेंगे। तो जमींदार इस तरीके से क्या करेगा कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट भी करेगा और एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट भी करेगा। अब इससे वो कुछ तो जो है वो लेगा ही लेगा, उनको बेनिफिट होगा जमींदार को। लेकिन सीधा सीधा बेनिफिट कौन कमाना चाह रहा था? ब्रिटिशर्स लोग, यानी कि अंग्रेज लोगों को सीधा सीधा इससे बेनिफिट होने वाला था। उनको सीधा सीधा टैक्स मिलना था, क्योंकि उनका मेन काम क्या था? तो अंग्रेज लोगों का मेन काम ये था, ये यहाँ पर कोई परिवर्तन करने नहीं आए थे कि यहाँ पे जो कास्टिज्म सिस्टम है उसको हम खत्म कर दे, यहाँ पे जो अशिक्षा का माहौल है उसको हम ठीक कर दे। इस तरह का कोई विचारधारा से वो नहीं आए हुए थे। इनका मेन मकसद था बिजनेस करना, यानी कि ये बिजनेस करके मुनाफा कमाना चाहते थे और ना ही ये डायरेक्टली राज करना चाहते थे। वो तो धीरे धीरे बाद में तब्दील होता है, लेकिन इनका मंशा ज्यादातर अगर आप देख पाएंगे तो सीधा सीधा मंशा जो है वो बिजनेस से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे हर हालत में। इनका मेन मोटो वही था। यही कारण है कि यहाँ पर ये सीधा कब्जा में नहीं लेके क्या करते हैं कि कुछ कुछ नई नई पॉलिसी डेवलप करके ये काम करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो नई पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में इंट्रोड्यूस कराई गई, और इसका जो मकसद था कि
जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए और उसको सुधार किया जाए। इस तरह की तमाम चीज़ें तो अंग्रेज कर चुके थे, लेकिन यही पॉलिसी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। कौन सी पॉलिसी? तो याद रखिएगा, ये जो परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, यही पॉलिसी क्या हो गया, इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। अब आपको मैं समझाता हूं कि ये जो है परमानेंट सेटलमेंट, ये किस प्रकार से अंग्रेजों के लिए नाक में दम कर दिया, किस तरह से उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो चलिए अब मैं आपको इसके विषय में बताता हूं कि ऐसा कैसे हुआ। तो दरअसल हुआ क्या कि जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने तो जमींदार को कह दिया कि भाई आप हमको लगान दीजिएगा। किससे वसूल के? किसानों से। लेकिन जो लगान था वो लगान बहुत ज्यादा था, यानी कि जो पैसा डिमांड कर रहे थे अंग्रेज इनसे, जमींदारों से, वो बहुत ज्यादा था। अब इतना ज्यादा होने के कारण जो वहां के जमींदार थे ये पे नहीं कर पा रहे थे, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो जमींदार जो थे वो पे ही नहीं कर पा रहे थे उतना लगान। अब पे नहीं कर पा रहे थे उतना लगान, तो इससे क्या हुआ कि उसके हाथ में जो जमींदारी थी उसको छीन लिया जाता था। यानी अंग्रेज लोग क्या करते थे, उनकी जमींदारी को छीन लिया करते थे, और ऐसे बहुत सारे जमींदारी जो है उन्होंने नीलाम कर दी एक दूसरे से छीन छीन के। तो ये सबसे पहला जो है, ये आपको यहाँ पे कारण दिखाई देगा कि अब थोड़ा सा समझिए कि इस पहला रीजन में हम ये देख पाएंगे कि जो इतना ज्यादा हाई रेट जो है अंग्रेजों ने बांध रखा था कि जमींदार इसको पे नहीं कर पा रहा था। तो अब नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब उनको लगान नहीं मिल पा रहा है अंग्रेजों को यहाँ पे, और इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि जमींदारी भी छीनी जा रही है। तो इसका भी एक उल्टा विपरीत जो है असर यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अब देखिए दूसरा यहाँ पे कारण देखिएगा कि दूसरा क्या किस तरह से होता है। तो धीरे धीरे जो स्थिति है वो सामान्य होने लगती है और धीरे धीरे बदलाव आता है। बाजारों में जो दाम है, कीमतें हैं, वो बढ़ने लगती हैं, और जो खेती है वो विस्तार भी होने लगता है, यानी सुधार भी होने लगता है, एक्सपेंडेड भी होने लगता है, और वो मार्केट में प्राइस भी बढ़ने लगता है। अब इससे देखिए क्या होता है कि प्राइस जब बढ़ा तो इससे जमींदार को काफी ज्यादा बेनिफिट होना शुरू हो गया। किसको बेनिफिट हो रहा है? जमींदार को बेनिफिट होने लगा। अब कैसे हो रहा था? तो होने का कारण यह था कि अंग्रेज लोग जो थे वो तो पहले से ही फिक्स कर दिए थे कि आप हमको फिक्स्ड अमाउंट दीजिएगा, ठीक है। अब उसमें आप वृद्धि नहीं कर सकते, आप उसको बढ़ा नहीं सकते उस अमाउंट को। तो यहां पर क्या हो रहा था कि जमींदार जो थे, यहां पर रेट बढ़ गया था मार्केट में। अब रेट बढ़ गया था तो जमींदार को काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा था, इनको ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो रही थी, और जो अंग्रेज लोग थे उन्हें बढ़ा के पैसा देना ही नहीं था। तो यहां पर जमींदार को काफी बेनिफिट हो रहा था, लेकिन किसको नुकसान होने लगा? कंपनी को नुकसान होना शुरू हो गया। तो यहां पर देखिए यही पॉलिसी क्या कर रहा है, ये जो पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी, इसी के जस्ट देख रहे हैं आप कि उल्टा काम करना शुरू कर रहा है। क्योंकि इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट लेंगे जो फ्यूचर में नहीं बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन मार्केट में अच्छा खासा चलने लगा, मार्केट कीमतें बढ़ने लगी, तो टैक्स भी बढ़ गया। टैक्स बढ़ गया तो ये सीधा किसके जाने लगा? जमींदार को जाने लगा। लेकिन जो तय हुआ था अंग्रेजों को देने के लिए वो बहुत ही इसके मुकाबले कम हो गया, तो नुकसान यहां पर उनको हो रहा था। अगला देखिए क्या हो गया। अब अगला तीसरा रीजन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते कि और कैसे यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये देखिए। शुरू में क्या किया अंग्रेज लोग कि जो लगान था वो बहुत तो हाई रेट में मतलब लेना शुरू किए थे, ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमको इतना अमाउंट चाहिए,
और किसान लोग इसको भर नहीं पा रहे थे। तो जमींदार तक उतना रकम आ नहीं पा रहा था, और जमींदार जो थे वो इतना रकम जो है वो नहीं दे पा रहे थे किसको, अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों को नहीं दे पा रहे थे और ना ही वो जमीन के सुधार के लिए पैसा लगा पा रहे थे, ना ही तो वो एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के लिए पैसा लगा पा रहे थे, और ना ही तो वो कंपनी के लोगों को दे पा रहे थे ठीक से, अंग्रेजों को भी नहीं दे पा रहे थे। तो अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे कि ऐसे जमींदार से जमींदारी जो थी वो छीन लिया करते थे। अब छीन लिया करते थे तो अब देखिए इसका एडवांटेज कैसे जाएगा जमींदार को। तो जितना छीनना था वो छिना गया। अब जो थोड़ा मोड़ा बच जाता था जमीन, अब जमींदार लोग क्या करते थे कि किसानों को कहते थे कि आप आके खेती करो, जितना थोड़ा मोड़ा जो जमीन बचा हुआ है, और उससे जो मुनाफा मिलता था वो सीधा सीधा किसको जाता था, जमींदार को जाता था। लेकिन अब ये जमींदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि अब वो जो अंग्रेज लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, उनको पैसा पे करे, क्योंकि उनके हाथ से तो जमींदारी छीन ली गई है। तो अब उसके लिए वो बिल्कुल भी ऑथराइज्ड नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है उनके लिए, उसके लिए। तो जो थोड़ा मोड़ा जमीन बचा हुआ था उनका, उसमें जो किसान काम करते थे तो उससे सीधा सीधा लाभ जमींदार को होना शुरू हो गया। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे लॉस होने लगा है। अब इस तरह से जमींदार को बेनिफिट हो रहा है, लॉस किसको हो रहा है यहाँ पे, जो अंग्रेज लोग, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट रीजन भी था। अब जो गांव में रह रहे थे किसान लोग, उनको महसूस होने लगा था कि उनको काफी ज्यादा, उनके ऊपर काफी दमन किया जा रहा है, बहुत ही ऑप्रेसिव किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा लगान लिया जा रहा है, और ये लगान चुकाने में असमर्थ हो जा रहे थे किसान लोग। यहां तक कि लगान चुकाने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ता था। महाजन से क्या करते थे, वो कर्जा लिया करते थे। मनी लेंडर का मतलब महाजन होता है, तो महाजन से वो क्या करते थे, कर्जा लेते थे उस लगान को चुकाने के लिए। तो कहीं ना कहीं किसान को ये महसूस हो गया कि भाई हमें तो चूसा जा रहा है पूरी तरह से, हमें तो पूरा मजबूर कर दिया गया है, हमें तो गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तो लगान चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, और दूसरी बात जो उनकी जमीन है वो भी सुरक्षित नहीं थी, यानी कि उनकी ही जमीन उनके हाथों में नहीं थी, इनसिक्योर हो गई थी। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया था कि जो लगान नहीं चुका पाएंगे, जो किसान लोग लगान चुकाने से रह जाएंगे, वो लगान नहीं चुका पाएंगे, तो हमेशा के लिए उनकी जो पुश्तैनी जमीन है, जो पूर्वज की जमीन है, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार से जो वहां के लोकल लोग हैं, उनकी जो खुद की जमीन है उसमें कैसे लूट मचा रखे हैं यहाँ पर। तो अंग्रेजों ने इस तरह के नियम बना दिए और उन्हीं की जमीनों को लूटने पे तुल गया। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने रूल लेकर आया परमानेंट सेटलमेंट का, ये काम यहाँ पे करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यही एक बहुत बड़ा समस्या बन गया, जबकि अपने फायदे के हिसाब से सोचे थे वो, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बदल गया, जिसके वजह से जमींदार को बेनिफिट जाना शुरू हुआ। लेकिन टोटली जो बोझ है वो किसके ऊपर पड़ा, टोटल जो बोझ है वो कल्टीवेटर के ऊपर पड़ा। किसान जो वहाँ के खेतों में जो काम करने वाले गांव के किसान थे, उनके ऊपर ये बोझ बढ़ना शुरू हो गया। तो इनको महसूस होने लगा कि भाई हमें बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर दमन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हमें सताया जा रहा है, हमारी जो ज़मीन है वही खुद सिक्योर नहीं है, और हमें वही लगान चुकाने के लिए दूसरे से कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, यहाँ पे बंधुआ मजदूर टाइप का व्यवस्था जो है वो बना दिया गया, और यहाँ पर सीधा सीधा टारगेटेड किसको होने लगे, किसान लोग सीधा सीधा टारगेट होने लगे, उनकी जमीनें छीनी जाने लगी। और आप यहाँ देख रहे हैं कि उनकी जो पुश्तैनी जमीन है वो पूरी तरह से छीनी जा रही थी, मतलब पूरी तरह से लूट मचा हुआ था यहाँ पर, एक तरह से अगर देखा जाए तो।
तो जब परमानेंट सेटलमेंट जो उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, तो इस पॉलिसी के कारण क्या होने लगा कि अंग्रेजों को काफी घाटा होने लगा परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी के कारण। तो जाहिर सी बात है वो तिलमिला बैठे थे और उनको बेनिफिट चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, एक नई व्यवस्था जो है फिर एक लेकर आ गए। अब देखिए कितने चतुर हैं अंग्रेज, जब उनको नुकसान होने लगा तो फिर एक नया नीति लेके आ गए, एक नए बदलाव के साथ लेके आ जाते हैं। तो अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड, तो एक नया सिस्टम फिर से लेके आते हैं। तो हुआ क्या था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न में जो भी प्रोमिनेंस थे, जो प्रांत लोग थे बंगाल के, जो कि अब ज्यादातर इसका एरिया उत्तर प्रदेश में आ चुका है, तो वहां पे एक अंग्रेज थे और उस अंग्रेज का नाम क्या था, होल्ट मैकेंजी। याद रखिएगा, जो अंग्रेज थे, ये जो अंग्रेज था इसका नाम क्या था, होल्ट मैकेंजी। तो ये जो होल्ट मैकेंजी थे, इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया और ये कब बना था, 1822 में बना था। तो होल्ट मैकेंजी जो है 1822 में एक नया सिस्टम फिर से लेके आ गए। अब ये सिस्टम में क्या था, तो ये सिस्टम में इन्होंने कहा कि जो मेन चीज है वो गांव है, गांव की तरफ अब हम लोग रुख करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डायरेक्शंस दिया कलेक्टर्स लोगों को कि भाई आप गांव गांव जाइए, वहां पे घूमिए और रिकॉर्ड कीजिए। क्या रिकॉर्ड करना है आपको, कि कितनी जमीन किसके पास है, जमीन की नपाई कीजिए आप। साथ में किस तरह के रीति रिवाज के लोग वहां पे रह रहे हैं, किस किस तरह के लोग अलग हैं, ये पूरा मतलब सर्वे करने के लिए एक तरह से कलेक्टर्स लोगों को उन्होंने भेजा। और फिर ये भी तय करने के लिए भेजा कि आप ये भी पता कीजिए कि कितना हर एकक घर से जो जमीन है, हर घर के पास जितना जमीन है, तो हर एक प्लॉट से कितना रेवेन्यू मिल सकता है, कितनी आमदनी आ सकती है। और टोटल फिर ये हिसाब लगाना है कि जो एक टोटल गांव बनता है, उस गांव से टोटल कितना रकम आ सकता है। देखिए कितने चतुर थे। अब वो दूसरे तरीके से कलेक्टर को भेजते हैं गांव गांव और वहां एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि एक गांव से कितना रकम आएगा, कितना लगान आएगा। तो उन लोगों ने, जैसे कि देखिए, एक गांव को क्या कहा जाता था, महल कहा जाता था, ठीक है। एक गांव को एक महल कहा जाता था, दूसरा गांव उसको दूसरा महल कहा जाता था। तो एक गांव के ग्रुप को महल कहा जाता था। तो एक गांव से उनको क्या करना था, टैक्स वसूल करना था। और जो टैक्स इनको वसूल करना था, इस बार इन्होंने बड़ा चतुराई किया। चतुराई क्या किया इन्होंने, तो चतुराई इन्होंने ये किया कि इस बार परमानेंटली फिक्स्ड नहीं रहेगा टैक्स। पीछे बार उन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने लगान को फिक्स कर दिया था कि भविष्य में हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। अब देखिए ये बड़े चतुर हो गए। अब यहां पर ये क्या करेंगे, ये सिस्टम हटा दिए, बोले कि नहीं, इस बार हम परमानेंट नहीं करेंगे, ये जब जरूरत होगी, ऐसा महसूस होगा तो हम उसको रिवाइज भी करेंगे, जरूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा मतलब होल्ट मैकेंजी के संदर्भ में जो ये सिस्टम आया है उसके अकॉर्डिंग ऐसा किया गया। तो बहुत ही चतुराई से जो परमानेंट फिक्स था रकम, उसको हटा दिया गया और समय समय पर रिवाइज किया जा सकता है, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है मैकेंजी जो है वो यहाँ पर व्यवस्था बनाते हैं। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, तो दूसरी बात इसमें ये आप देखते हैं कि पहले जो लगान तो पहले कौन चुका रहे थे, जमींदार। पहले तो जमींदार क्या करते थे, किसान से सीधा लगान वसूलते थे और उसके बाद देते थे किसको, अंग्रेजों को। लेकिन इस बार जमींदार नहीं देगा, इस बार पावर जमींदार को नहीं दिया गया। इस बार पावर किसको दिया गया, जो गांव का मुखिया है उसको दिया गया, विलेज हेडमैन को। तो गांव का कोई एक मुखिया होगा, तो उस मुखिया को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप जो आपके गांव में रह रहे हैं लोग, जिसकी जितनी जमीन है, उन लोगों से लगान जो है वसूलिए, टैक्स वसूलिए और हमको सीधा दे दीजिए आप।
तो यहाँ जो है, जो गांव के मुखिया हैं, उनसे वो क्या करते थे, सीधा टैक्स को लेते थे और जमींदार को हटा दिए। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या क्या आपने देखा, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे नोटिस किया कि पहला तो उन्होंने चतुराई से जमींदार को हटा दिया, ठीक है, ये पहला चीज आप देखते हैं। दूसरा चीज आप क्या देखते हैं कि जो परमानेंट रकम इन्होंने फिक्स किया हुआ था, जो भविष्य में कभी नहीं बढ़ाया जा सकता था, इसको भी इन्होंने इस रूल के अकॉर्डिंग हटा दिया। यानी कि ये क्या था, ये सिस्टम पुराने सिस्टम में जो बुराई थी उसको हटाने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो जमींदार के बदले किसको दे दिया गया, जो गांव का मुखिया है उसको दे दिया गया, ठीक है। और उन लोग को अब क्या करना था कि जो लगान था वो चुकाना था। और ये जो थे, ये हॉल्ट मैकेनिजी, आप सोच सकते हैं कि कितना चतुर व्यक्ति था, कितना मतलब अंग्रेज लोग अपना बेनिफिट के लिए कुछ भी हद तक करने को तैयार था। तो हॉल्ट मैकेंजी जो थे, बहुत ही चालाक तरीका से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि वो किस तरह से टैक्स वसूलने का प्रयास में लगे हुए हैं। और इस तरह का जो टैक्स वसूला जाता था, इस तरह का जो भी टैक्स वगैरह वसूला जाता था, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं महालवारी सेटलमेंट। क्या बोलेंगे इसको, महालवारी सेटलमेंट, इसका एक सिस्टम का नाम है ये। तो इस महालवारी सेटलमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने यही तमाम चीजें किया कि जो परमानेंट फिक्स था रकम, उसको पहले वहां से वो क्या कर दिए, पूरी तरह से हटा दिए, और जमींदार को भी बहुत चतुराई से यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। और जो लगान लेने का तरीका है वो बदल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हॉल्ट मैकेंजी हैं, वो एक नया सिस्टम लेकर आते हैं ताकि वो गांव से टैक्स वसूल सके, और उस सिस्टम का नाम क्या था, महालवारी सेटलमेंट। अब ठीक यही पॉलिसी दूसरे नाम से दूसरे जगहों पे भी चलना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे चलना शुरू हुआ था, तो ये साउथ वाले एरिया में जो है वो यहाँ पर भी लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको भी मतलब जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, वही सिस्टम को नाम बदलकर दूसरे जगह पर भी चलाया गया। और उस समय वहां पे जो नाम रखा गया, दैट इज रैयतवार या रैयतवारी, ये नाम रखा गया। तो रैयतवार नाम से उसी सिस्टम को क्या किया गया, चलाया गया। और इसी को हम लोग दूसरे और नाम से भी जानते हैं, दैट इज मुनरो सिस्टम के नाम से भी इसको कहा जाता है। तो मुनरो कौन थे, तो मुनरो जो थे ये बेसिकली ये थे, ये जनरल गवर्नर थे मद्रास के, और इनका नाम था थॉमस मुनरो। तो ये थॉमस मुनरो के नाम से है। तो एक नई सिस्टम बनी वहाँ के लोगों के लिए, जिसको हम मुनरो सिस्टम कहा करते हैं। और ये कहाँ पे हुआ था, साउथ वाले एरिया में बना था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो परमानेंट सेटलमेंट जो था वो तो लागू हो चुका था यहाँ पर भी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इनसे नुकसान हो रहा था। तो ये भी चाह रहे थे कि हम लोग भी क्या करें, ये जो परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम है उसको हटाकर वापस हम लोग एक नई सिस्टम को डेवलप करें, जिसको रैयतवार सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल वही सिस्टम जो है यहाँ पर लागू किया जाता है, इस वाले परमानेंट सेटलमेंट को हटाकर। तो उस समय अलेक्जेंडर रीड जो थे वो कैप्टन थे इस एरिया के। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो नियम है इसको यहाँ पर चलाया, ठीक है। तो कहाँ पे चलाया, तो देखिए जब वॉर हुआ था टीपू सुल्तान के साथ, तो जो एरिया उन्होंने जीता था, जो कब्जा में ले लिया था, वहां पर उन्होंने क्या किया था कि रैयतवार सिस्टम को वहां पे लागू करवा दिया गया था। उसके बाद इसी को आगे लेकर, यानी थॉमस मुनरो जो थे, जो कि जनरल गवर्नर थे वहां के, तो थॉमस मुनरो जो थे इसी सिस्टम को वहां पर आगे चलाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में इसको फैला देते हैं।
तो देखिए ये पूरी तरह से साउथ इंडिया में फैल जाता है, जिसको हम कहते हैं मुंडो सिस्टम, यानी कि टैक्स वसूलने का ही एक तरीका है। अब सवाल ये आता है कि इसमें टैक्स वसूला कैसे जाता था, यानी कि जो मुंडो सिस्टम था इसमें क्या फर्क आपको देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें भी आप देखेंगे कि जमींदार यहाँ पर नहीं थे, ठीक है, ये साउथ वाले इंडिया में तो जमींदार नहीं थे, तो उनके लिए अब सबसे बड़ी समस्या थी कि हम टैक्स ले किससे। तो यहाँ पर वो मुखिया उखिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, सीधा सीधा जो किसान थे, किसान का जो जमीन था, जो वहाँ के रैयत लोग थे, रैयत कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जिसका जमीन हो और उस जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का पीढ़ी काम करता आ रहा है, उसको रैयत बोलते हैं, ठीक है। जमीन उसका बाप दादा का है, उसका बाप दादा के बाद उसका बेटा काम करेगा, फिर उसका बेटा के बाद फिर उसका बेटा, मतलब इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें चलेगा, ठीक है, तो उसको रैयत बोल करते हैं। तो रैयत लोगों को सीधा सीधा जो है मुंडो ने कहा कि भाई आप जो है आप हमें टैक्स सीधा सीधा दिया कीजिए, ठीक है। और वहां से सीधा टैक्स वसूलने की बात यहाँ पे करते, क्योंकि यहाँ पे जो जमींदार थे पुराने ज़माने के वो थे नहीं साउथ इंडिया में, तो वो सीधा सीधा रैयत लोग को पकड़ना शुरू करते हैं और उनसे ही क्या करते हैं कि सीधा वो मांगना शुरू कर देते हैं टैक्स को। और इसी सिस्टम को हम लोग मुंडो सिस्टम कहा करते हैं कि रैयत लोग से ही सीधा क्या किया जाए, टैक्स लिया जाए, लगान लिया जाए, और इसी सिस्टम को मुंडो सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और ये मुंडो सिस्टम किसने लेकर आया था, टॉमस मुंडो, जो कि जनरल गवर्नर थे कहाँ के, मद्रास के। अच्छे, अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जो मद्रास का जो एरिया था वो किसके अंदर में आता था, टीपू सुल्तान के एरिया में आता था। लेकिन टीपू सुल्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो बहुत सारा जो एरिया था वो कब्जे में आ गया था। किसके कब्जे में आ गया था, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, मतलब कंपनी के कब्जे में आ गया था। तो बहरहाल अब यहाँ ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अंग्रेज लोग कैसे जानते थे कि ये यहाँ के रैयत है कि नहीं है। तो उसके लिए वो बहुत केयरफुल तरीके से एक सर्वे कराते थे और उस सर्वे में पता लगाते थे कि ये यहाँ का रैयत है या नहीं है, और उन्हीं से क्या किया जाता था, जो आमदनी होता था उसको सीधा सीधा ले लिया जाता था। तो और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि मुंडो ने ये भी सोच लिया था, मुंडो ने क्या कहा था कि भाई हम लोगों को जो है, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको पिता के जैसा काम करना होगा। किसके लिए, रैयत के लिए, ताकि उसकी जमीन को हम लोग क्या कर सके, रक्षा प्रदान कर सके। तो देखिए ये चापलूसी वाली बात यहाँ पर हो गई है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, जमीनों की, रैयत लोगों की रक्षा करेंगे इस तरह से। लेकिन इनका तरीका क्या है कि ये सीधा सीधा रेवेन्यू लेना चाहते थे, आमदनी, सीधा सीधा टैक्स लेना चाहते थे वहां के रैयत लोगों से। लेकिन ये भी जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और नुकसान हो गया। अब कैसे नुकसान हुआ, क्योंकि सीधा सीधा जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत ज्यादा ही लगान वसूल कर रहे थे, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा ये लगान था कि ये बोझ बन गया था। किनके लिए बोझ बन गया था, जो वहाँ के किसान थे, जो रैयत लोग थे, उनको बड़ा बोझ महसूस होने लगा कि भाई हम इतना लगान नहीं भर सकते हैं। तो फिर उन्होंने किया क्या, तो फिर वो क्या किए, वो धीरे धीरे अपने गांव को छोड़ के भागने लगे और इस तरह से पूरा गांव वीरान होने लगा था, खाली पड़ गया था। तो इससे फिर जो है अंग्रेजों को नुकसान होने लगा कि भाई अब हमें लगान कौन देगा, सब तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यहां से किसान। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा था कि भाई हम तो रैयत लोगों को बेनिफिट पहुंचाएंगे, उनको और अमीर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो गया, वही छोड़ के भागना शुरू कर दिए। तो भाई भागेंगे ही ना, क्योंकि आप उस पर इतना जबरदस्त तरीके से लगान ठोक दिया है कि वो लगान दे ही नहीं पा रहे थे उतना, इसीलिए वो अपने गांव छोड़ के भागना शुरू कर दिए। देखिए यहाँ पे जो अंग्रेज थे अभी तक तो सिर्फ जोर किस पे डाल रहे थे, लगान को वसूलने के लिए, कि उनको लगान मिले किसानों से। तो यहाँ पर एक अपनी आमदनी का तो वो लगा चुके थे जुगाड़,
लेकिन अब देखिए उनकी नजर कहाँ जाती है, अब उनकी नजर जाती है फसलों पर, क्रॉप्स पर। तो जो अंग्रेज लोग थे वो यहाँ पे देखे कि भारत में बहुत सारी चीज़ों का खेती होता है जो हमारे यूरोप के लिए, यानी कि अंग्रेज जो यूरोप में है उनको ज़रूरत है ऐसी खेती का। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो भारत में रह रहे थे किसान लोग, उनको मजबूर करने लगे कि आप इसकी खेती करो। जैसे यहाँ पे किसकी किसकी खेती होती थी, तो यहाँ पर ओपियम मतलब अफीम होता है, ठीक है, तो अफीम की खेती कराई जाती थी, इंडिगो की खेती कराई जाती थी जिसको नील वगैरह कहते हैं। फिर उसी तरह से भारत में और जगहों पे इन्होंने देखना शुरू किया कि भाई कहाँ कहाँ पर और किस चीज़ की खेती की जा सकती है जो कि उनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो वो किसानों को क्या करने लगे, मजबूर करने लगे, जबरन करने लगे कि आप इसकी खेती करो। जैसे बंगाल में जूट की खेती होता था तो वहाँ पे इनकी नज़र चली गई। फिर असम से किस चीज़ की खेती होती थी, तो चाय की खेती होती थी, तो वहाँ पर भी वो करवाना शुरू कर दिए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में किसकी खेती होती है, शुगर केन की, यानी कि जो ईख वगैरह होती है उसका खेती होता था। उसी तरह से जो गेहूं वगैरह है वो पंजाब में ज़्यादातर होता था, और महाराष्ट्र और पंजाब में सूती का ज़्यादातर, यानी कि जो कॉटन होता था उसका ज़्यादा खेती होता था, और मद्रास में चावल का खेती होता था। तो अंग्रेज लोग जो थे वो इस तरह से अब अचानक शिफ्ट करते हैं, कहाँ पर, खेती पर उनकी नज़र चली जाती है। अब वो किसानों से सिर्फ लगान नहीं ले रहे हैं, अब वो खेती भी करवा रहे हैं किसानों से कि आप इस चीज़ की खेती करो, इस चीज़ की खेती करो, और ताकि उनको अपने देश में इस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट वो पूरा कर लेते थे। तो बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट वो लोग यूज कर रहे थे, गजब गजब तरह का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। और पूरी तरह से अगर आप अभी देखेंगे तो पूरा बोझ अभी आपको किसानों पे लग रहा है, ठीक है। और यही कारण थे कि पहले जो हमारा देश था वो किसान प्रधान है, यानी किसान से ही हमारा चलता था। इसीलिए मैं आपको एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने लेख में ये बात को जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से जो अंग्रेज लोग थे वो भारत में आके लूट मचा चुके थे, लूट खसोट कर रहे थे यहाँ पर। तो उसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया ही किया। साथ ही साथ उन्होंने लैंड रिफॉर्म की बात इसीलिए सबसे पहले की थी, क्योंकि जो हमारे किसान हैं या जो भारत में जो लोग रह रहे हैं ज़्यादातर किसान थे। अब किसान थे तो उनकी ज़मीन थी, तो ज़मीन उनकी या तो ज़मींदार के हाथों चली गई या तो बहुत लोग ज़मीन को छोड़कर भाग गए, जैसा कि अभी तक आप पूरी स्टोरी में देखते आ रहे थे, क्योंकि उनसे लगान बहुत ज़्यादा मांगा जाता था या जबरन उनसे खेती कराया जाता था। तो कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन छूटती चली गई। तो इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि भारत को अगर शक्तिशाली बनाना है तो आर्थिक तौर पे भारत के लोगों को मजबूत करना होगा। तो अब आर्थिक तौर पे आप कैसे मजबूत करेंगे, तो जिसमें से एक पॉइंट उन्होंने जिक्र और किया कि लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार पे सबसे पहले काम करना होगा, ताकि हम लोग इस तरह की जो गरीबी अमीरी की जो व्यवस्था बनी हुई है उसको तोड़ा जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहाँ से और कितना इंटेलेक्चुअल पॉइंट से इन तमाम बातों को कह रहे थे। बहरहाल मैं रिलेवेंट थोड़ा सा आपको कर दिया हूँ कि किस प्रकार से इसका असर हमारे समाज पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से भूमिहीन कराया जा रहा है लोगों को, ये भी आप देख चुके हैं। और अंग्रेज पूरी तरह से टूट पड़े हैं किसानों पर कि उनसे रेवेन्यू लेना है, उनसे जबरन खेती कराना है और सीधा सीधा फायदा सिर्फ अंग्रेजों को लेना है। तो ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या रंगों का भी कोई इतिहास रहा है क्या।
तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि आप इस वाली फिगर में देख रहे हैं 1 वाली फिगर में, और इसको मैं नाम देता हूँ 2 फिगर, ठीक है। तो ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे सूती का कपड़ा है, ठीक है, और इस पर डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है ये इंडिया में किया गया है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जो इसमें डिजाइन किया हुआ है ये इंग्लैंड में बनाया गया था। तो इसको कौन बनाए थे? तो इसको बनाने वाले जो थे इस डिजाइन को, ये थे विलियम मॉरिस, ठीक है। विलियम मॉरिस जो थे उन्होंने ही इस वाले डिजाइन को बनाया था। और ये थे कौन? तो एक्चुअली ये एक कवि भी थे और एक आर्टिस्ट भी थे, और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो इन्होंने ये डिजाइन बनाया। लेकिन क्या आप यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए और देखिए कि इन दोनों फिगरों में कॉमन क्या चीज है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ब्लू रंग का इस्तेमाल हुआ है और इसमें भी ब्लू रंग का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा कि एक चीज यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो कॉमन क्या चीज है? ब्लू रंग। अब यहीं से रंगों का इतिहास जो है वो चालू होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या जनरली कहा करते हैं? उसको हम लोग जनरली कहा करते हैं इंडिगो। क्या बोलेंगे? इंडिगो बोलेंगे, यानी नील, ठीक है। नील बोलेंगे उसको हिंदी में, और इंडिगो कहा करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जो ब्लू कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी को क्या बोलेंगे? इंडिगो बोला करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि इंडिगो की खेती यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भारत में सबसे ज्यादा होता था उस जमाने में। तो भारत जो था इंडिगो की खेती करने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, एक बिगेस्ट सप्लायर भी था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिगो की खेती जो है भारत में होती थी, और इस पर नजर किसकी पड़ती है? अंग्रेजों की पड़ती है। यहाँ तक कि ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन में जो ये डिजाइन बनाया गया है ब्लू कलर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिगो कलर यूज किया गया है, नील का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या ये जो नील था ये भारत से ही लिया गया था? भारत, क्योंकि इसलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उस जमाने में भारत ही सबसे बड़ा सप्लायर था नील का खेती करने के लिए। तो हो सकता है कि ब्रिटेन में जो है ये जो नील का जो डिजाइन आप देख रहे हैं सूती कपड़े पर, वो कहीं ना कहीं भारत से ही लिया गया होगा। ऐसा एक अनुमान हिस्टोरियन जो है वो लगाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इसे आगे पढ़ेंगे कि नील की खेती कैसी की जाती थी, इसमें किस तरह का अंग्रेजों का दबदबा रहा, ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि उस जमाने में जिस समय अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे, तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो नील की होती थी वो हमारे देश में होती थी। यही एक ऐसा देश था जो सबसे ज्यादा नील को सप्लाई करता था, यानी इंडिगो का सप्लायर था एक तरह से। तो अब यहाँ पर प्रश्न जो है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से जो भारत में इंडिगो है उसकी मांग अचानक बढ़ गई। तो क्यों इंडिगो की मांग अचानक बढ़ी, उन तमाम कारणों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सो इस क्वेश्चन को दिमाग में रखे रहिएगा कि किन कारणों से इंडिगो का डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो भी इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ी। तो चलिए उन्हीं तमाम प्रश्नों के जवाब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंडिगो है, यानी इंडिगो को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? नील कहा करते हैं। तो ये जो प्लांट है ये ज़्यादातर ट्रॉपिक वाले रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती होती थी। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन इंडिगो है, यानी कि जो नील की खेती भारत में होती थी, ठीक है, जो भारत में नील की खेती होती थी उसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ों में कहाँ कहाँ किया जाता था? इटली में किया जाता था, फ्रांस में किया जाता था, ब्रिटेन में किया जाता था। तो जो जैसे कि मान लीजिए कि जो इटली में कपड़े बने, जो फ्रांस में कपड़े बने, जो ब्रिटेन में कपड़े बने, तो उस कपड़ों में रंग देने के लिए, उसको कलर करने के लिए किस चीज की जरूरत होती थी? इंडिगो की जरूरत होती थी, पोतने के लिए, उसमें रंग चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे
यूज होता था इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये तमाम चीजें इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता था ताकि कपड़ों को अच्छे ढंग से क्या किया जा सके, रंगा जा सके। साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। अब देखिए यहाँ पर कि जो, जैसे कि मान लीजिए कि अब जो इंडिगो है यानी कि जो नील है, वो यूरोप मार्केट में बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा था, मार्केट में बहुत ही कम पहुंच रहा था। कौन? इंडिगो। और इसकी जो प्राइस होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। इस इंडिगो की जो प्राइस होती थी वो क्या होती थी? बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो यहाँ पे दो चीजें समझिए, प्राइस बहुत ज्यादा है और इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है। तो होता क्या था कि जो यूरोपियन लोग थे, जो वहाँ के लोग कपड़े बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे कपड़ों को, वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड किया करते थे। वो इंडिगो के बजाय किस पे डिपेंड किया करते थे? एक प्लांट होता था, एक दूसरा पौधा होता था जिसको वोड कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको? वोड। तो वोड भी एक तरह का क्या होता था? प्लांट होता था, ठीक है। तो अब ध्यान से समझने की बात है कि जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं वो वोड प्लांट को क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि इंडिगो जो है वो कम मात्रा में थी, दूसरी बात वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता था, इसीलिए कपड़ों में रंग चढ़ाने के लिए वो एक दूसरे पौधा पे भी डिपेंड होते थे जिसको वोड कहा करते थे। और ये भी क्या करता था कि ब्लू और वायलेट कलर ही जो है देता था। तो इससे भी जब आप कपड़ों में पुताई करते थे तो इससे भी ब्लू कलर ही निकला करता था। और ये ज्यादातर टेम्परेट जोन में जो है ये पैदा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है कि जो वोड जो था, यानी कि ये जो पौधा था, इससे जो नील बनती थी वोड से, ये बहुत ही आसानी से यूरोप में जो है वो मिल जाया करता था, ठीक है। और इसको जैसे कि नॉर्थन इटली में भी इसको उगाया जाता था, साउथर्न फ्रांस में भी इसको उगाया जाता था, और जर्मनी के बहुत सारे हिस्सों में भी इसको उगाया जाता था, और यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी ये जो है इसकी पैदावार की जाती थी। किसकी? जो यहाँ पे वोड है, वोड प्लांट की, ठीक है, इसकी यहाँ पर की जाती थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अब इंडिगो में और जो वोड है उन दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ गया। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा कि वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, यानी कि अब इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ रही थी। अब इसका जवाब आपके जस्ट क्लोज में आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडिगो और वोड जो है उन दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ गया। अब कंपटीशन क्यों बढ़ा? तो कंपटीशन इसलिए बढ़ा क्योंकि जो इंडिगो था वो बहुत ही चमकदार ब्लू कलर देता था, और वोड जो था बहुत ही फीका कलर दिया करता था, फीका ब्लू कलर होता था। तो इतनी बेहतर कलर ये नहीं दे पाता था जितना कि इंडिगो दे पाता था। तो होता क्या था कि बहुत सारे ऐसे जो दूसरे कंट्री थे वो क्या करते थे, इंडिगो को खरीदना शुरू कर दिए। अब जब इंडिगो को खरीदना शुरू कर दिए तो जो वैसे व्यापारी जो वोड को क्या करते थे, पैदा करते थे, ठीक है, जो वोड का फसल लगाते थे, वोड का मतलब पैदावारी करते थे खेतों में, तो उन्होंने क्या किया, जो वोड प्लांट को लगाते थे, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया। गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया और कहा कि भाई कि ये जो इंडिगो आप बाहर से लेके आ रहे हैं इसको आप मत लाइए, हमारे यहाँ जो वोड का प्लांट है उससे जो रंग निकल रहा है उसका इस्तेमाल आप कीजिए। और ऐसा वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा दबाव पैदा करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि आप इस तरह से इंडिगो का जो इंपोर्ट है वो क्या कर दें, बंद कर दें। तो इस तरह से क्या होता है कि इंडिगो और वोड के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव पैदा किया जाता है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिगो जो था, इसका जो कलर था बहुत ही चमकदार और ब्लू कलर हुआ करता था, लेकिन जो वोड था, वोड का जो कलर था वो बहुत ज़्यादा फीका था, यानी कि उतना अच्छा वो चमकदार और बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं था कलर के मामले में, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता था। और लेकिन इंडिगो का जो कलर होता था बहुत ही चमकदार और बहुत ही
ब्लू कलर का हुआ करता था, देखने में बहुत ही अच्छा लगता था ये। तो इस कारण से, क्योंकि आप देखिए खूबसूरती इंडिगो की यहाँ पे बढ़ गई है, तो इस कारण से जो यूरोप में कपड़े बनाने वाले लोग थे, जो यूरोप में कपड़े बनाने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव डालना शुरू कर दिया कि भाई जो आपने इंडिगो को लाने से यहाँ पे जो रोक रखा है उसमें आप रियायत बरतिए, थोड़ा सा उसमें छूट दीजिए, इंडिगो को अपने देश में आने दीजिए। इससे क्या होता है कि जो कपड़े में जब डाई होती है, कपड़े में जब कलर चढ़ता है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाया करती है। तो ये जो है यहाँ पर वापस जो यूरोप में कपड़े बनाने वाले लोग हैं वो अपने गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह का थोड़ा सा दबाव पैदा करते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच के लोग भी क्या करना शुरू कर दिए थे, फ्रेंच के डोमिंगो में वहाँ पर इंडिगो की खेती करना शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ ब्राज़ील के जो पुर्तगाली लोग हैं वो लोग भी इंडिगो की खेती करना शुरू कर दिए। उसी तरह से जमैका में भी क्या हो गया कि इसकी खेती चालू हो गई। उसी प्रकार से वेनेजुएला के स्पेनिश में भी क्या होना शुरू हो गया, खेती होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से जगह जगह पर क्या हो गया, इंडिगो की खेती जो है वो चालू होना शुरू हो गया। अब इसके एवज में देखिए क्या हुआ कि जब इस तरह से होना शुरू हुआ तो इंडिगो को बहुत जगह पर क्या किया गया, बागान बना बना कर क्या किया गया, सब जगह पे लगाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है और वो वर्ड है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन वर्ड हम कब और कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो दरअसल प्लांटेशन कहने का मतलब होता है कि बहुत भारी मात्रा में पौधों को लगाना, लेकिन इसमें क्या होता है कि जबरदस्ती जो लेबर है, जबरदस्ती फोर्स करके लेबर के माध्यम से इसको लगाया जाता है। और उसी तरह से जैसे कि कॉफ़ी का भी जो था जबरदस्ती लोगों से काम कराया जाता था, शुगर कैन का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन करवाने के लिए ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, टोबैको का भी इस्तेमाल होता था, टी का इस्तेमाल होता था, कॉटन का इस्तेमाल होता था। तो जब आप बहुत फोर्स करके किसी को मजबूर करके आप ज़्यादा पैदावार करते हैं तो उसको हम लोग प्लांटेशन कहा करते हैं। क्या बोलेंगे? प्लांटेशन वर्ड बोलेंगे। तो हिस्ट्री में ये कहीं ना कहीं आएगा, तो इसका जो सेंस है वो आपको समझने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो चलिए बहरहाल हम लोग आते हैं वापस। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब इंडिगो की खेती लगभग सब जगह पे होना शुरू हो गया था। अब इसके लिए जो जहाँ के लोग थे वो अपने मजदूरों को मजबूर भी करने लगे कि भाई आप ऐसी प्लांटेशन करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, अब धीरे धीरे अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो इंडिगो है, मतलब खासकर हम बात करते हैं इंडियन इंडिगो, यानी कि वैसा नील की खेती जो भारत में होती थी। तो भारत में जो इंडिगो की खेती होती थी तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी। वापस आइए क्वेश्चन पे कि आखिरकार भारत में जो इंडिगो की फसल होती थी, उसकी खेती होती थी, उसकी डिमांड क्यों बढ़ गई थी? तो अब उसका जवाब के जस्ट क्लोज में जा रहे हैं आप। तो जो भारत में जो इंडिगो पैदावार किया जाता था उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब क्यों बढ़ी, थोड़ा इसको भी देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो दरअसल ऐसा होता है कि ब्रिटेन में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था, मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह सब लगना शुरू हो गया था ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में इंडस्ट्री वगैरह सब लगना शुरू हो गया था तो वहां पर क्या हो रहा था कि कॉटन का जो कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा समझते हैं, सूती का कपड़ा, तो सूती का कपड़ा का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। आप सोच लीजिए कि जब कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया तो इन कपड़ों पर रंग चढ़ाने के लिए रंग की आवश्यकता भी बढ़ गई। कपड़े खूब सारे बनने लगे, कॉटन के कपड़े ढेर सारे बनने लगे, तो उसमें रंग चढ़ाने के लिए भी तो चाहिए, तो उतनी मात्रा में रंग भी चाहिए था, नील रंग चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें रंग चढ़ाने के लिए जो इंडिगो का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किस लिए? क्योंकि ब्रिटेन में इस सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, बहुत तेजी से कपड़े बन रहे थे और उस कपड़े में रंग लगाने के लिए, डाई करने के लिए इंडिगो की डिमांड अचानक बढ़नी शुरू हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो
वेस्ट इंडीज से जो इंडिगो आता था या जो अमेरिका से आता था, तो उसकी सप्लाई जो है वो कोलैप्स्ड कर गए। तो अब इसके कारण से इंडिगो की मात्रा ब्रिटेन में बहुत कम पहुंचना शुरू हो गया। तो ऐसा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली क्या देखने को मिलता है कि जो इंडिगो की मार्केटिंग है, उसकी जो पैदावार है वो बहुत ही कम हो गई, जस्ट आधा हो गया। अब इससे बेचैनी किसको होना शुरू हो गया? ब्रिटेन को, क्योंकि अब जो ये अलग अलग जगह से ला रहा था इंडिगो, अब इसको बेचैनी छा गया कि भाई ये कहाँ अब मिलेगा मुझे इंडिगो। तो उसको वो ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिरकार हम भारी मात्रा में इंडिगो को कहाँ लाए, क्योंकि हम तो इतने कपड़े बना रहे हैं, अब उस कपड़े में रंग चढ़ाने हैं, और सब जो आपके वेस्ट इंडीज है, अमेरिका है, वहां से अब आना बंद हो चुका है, या ना के बराबर इंडिगो मिल रहा है। तो इंडिगो की डिमांड ब्रिटेन में बढ़ जाती है इन कारणों से। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि इसके वजह से अब जो ब्रिटेन है किसके तरफ मूव करने वाला है? भारत की तरफ। अब भारत में आएगा और इंडिगो का इस्तेमाल किस प्रकार से करेगा, उसे हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो जब नील का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्रिटेन में, और जब ब्रिटेन में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ब्रिटेन की जो दिलचस्पी होती है अब वो किधर चली जाती है? भारत की तरफ। यानी कि उसका रुख अब मुड़ जाता है भारत की तरफ। अब वो ब्रिटेन जो है वो भारत की तरफ देखता है कि यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिगो मिल सकता है। तो अब इस कारण से इंडियन इंडिगो का डिमांड देखिए बढ़ गया। ठीक है, तो उस समय क्या था कि बंगाल में सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती थी, और बंगाल से ही इंडिगो जो है पूरी तरह से दुनिया में छा गया था। बंगाल में जो इंडिगो पैदा होता था और जब उसको दूसरे देशों में भेजा जाता था, तो ये पूरी तरह से बंगाल का जो इंडिगो था वो पूरी दुनिया के मार्केट में छाया हुआ था। तो हुआ क्या चीज, जो ब्रिटेन वाले लोग हैं वो 1788 में सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया था कि हमारे कितने इंडिगो को लेना शुरू कर दिया था? 30% इंडिगो वो यहाँ से ले जाया करते थे। फिर देखिए जैसे 1810 आया, समय को देख लीजिए, समय कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो जब फिर 1810 आया तो उस समय उनका जो इंडिगो का इंपोर्ट है वो 95% बढ़ गया। यानी कि डिमांड आप देख रहे हैं डायरेक्ट 30% से 95% पहुंच गया। तो इस प्रकार से इंडिगो का जो डिमांड था लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, दुनिया में पूरा बढ़ता जा रहा था। और इसका ऐसा उस समय दौर चल रहा था कि जो भी बहुत लोग तो इंडिगो का व्यापार करना शुरू कर दिए। वो नए नए जो एजेंट लोग थे, जो ऑफिसर्स लोग थे, वो कंपनी में क्या करना शुरू कर दिए? पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। किस लिए? ताकि वो इंडिगो को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सके, इंडिगो का प्रोडक्शन वो बढ़ा सके। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कंपनी के लोग थे जो अपनी नौकरी को भी छोड़ दिए। किस लिए? इंडिगो की बिजनेस के लिए। वो उनको लगने लगा कि इंडिगो का बिजनेस करेंगे तो उनको बहुत मुनाफा मिलेगा, बहुत उनको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके चक्कर में जो ऑफिसर्स लोग थे वो अपनी नौकरी भी पूरी तरह से छोड़ दिए, और बहुत मतलब हाई प्रॉफिट उनको इसमें कहीं ना कहीं दिखाई देना शुरू हो गया कि इंडिगो से हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ तक कि जो स्कॉटमैन्स थे, जो स्कॉटलैंड से आए हुए थे, या जो और भी ब्रिटेन से जो अंग्रेज लोग आए हुए थे, वो भारत में क्या करना शुरू कर दिए कि इसके खेती जो है वो लगाना शुरू कर दिए। तो जहाँ पे खेती लोग नहीं करते थे उनको जबरदस्ती खेती करवाया जाता था, नील का खेती करवाया जाता था। और इस तरीके से क्या हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि किन्हीं को खेती करवाना है और उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कंपनी से कर्ज भी ले सकता था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए क्या देती? कर्ज देती कि आपको मैं कर्ज दे रहा हूँ, आप कहीं ज़मीन वगैरह इस्तेमाल करके
आप इसकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा करो। और ये भी नहीं तो बैंक से लोन भी दिलवा दिया जाता था कि बैंक से भी आप लोन ले लो और लोन लेकर नील की खेती जो है वो लगातार कीजिए और इसकी डिमांड को पूरा कीजिए। तो साथ ही साथ अब यहाँ पे देखते हैं कि हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड। तो आखिरकार इंडिगो का पैदावार कैसे किया जाता था। तो दरअसल इसके दो मेथड थे, एक तो मेथड नीज मेथड था और दूसरा मेथड जो था वो था रैयती मेथड। अब इस सिस्टम के अंदर हम लोग देखते हैं यानी कि नीच कल्टीवेशन क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं नीच पैदावार जो है उसके अंदर देखते हैं। तो इसमें क्या किया जाता था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिगो को लगवाया जाता था मजदूरों के माध्यम से, और वो मजदूर अपने मर्जी से नहीं लगाते थे, उनको मजबूर किया जाता था। ठीक है, तो इंडिगो का पैदावार वो मजदूरों के माध्यम से करवाते थे और उस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते थे। लेकिन जिनके पास ज़मीन है वो जैसे ज़मींदार वगैरह लोग थे तो वो अपनी ज़मीन पे लगवाते थे, और जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है तो दूसरा का ज़मीन भाड़ा में लेके क्या करते थे, इंडिगो का खेती जो है वो करवाया करते थे। तो इस प्रकार से जो है इंडिगो की खेती जो है वो होती थी हमारे भारत में। अब देखिए जो नील की जो खेती होती थी अब उसमें बहुत तरह के समस्याएं जो हैं वो आना शुरू हो गया था। एक्चुअली क्या समस्या आ रही थी वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि इंडिगो की जो खेती होती थी वो ऐसे वैसे खेतों में नहीं हो सकती थी। ये कैसे खेतों में हो सकती थी, जो फर्टाइल खेत होते थे, यानी जो पैदावार होने वाले खेत होते थे, जिसमें पैदावार होता था, तो वैसे खेतों में ही इंडिगो जो है वो पैदा किया जा सकता था। तो ऐसे जगहों पर ज़्यादातर तो वहाँ के आसपास के किसान लोग ही रहते थे, वहाँ के लोग ही रहते थे, अक्वायर करके बैठे हुए थे वैसे खेतों पर। तो इससे जो इस तरह के इंडिगो लगवाना चाहते तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा समस्या आता है कि आखिरकार हम इंडिगो की खेती किस प्रकार से करवाएं। तो वो कुछ इस तरह के जमीन की तलाश में थे जहां पर इस तरह का जमीन मिले जो पैदावार टाइप का हो और इंडिगो को हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा सकें। तो फिर एक्चुअली उन्होंने देखा कि जो इंडिगो की फैक्ट्री है, इंडिगो की जहाँ पे फैक्ट्री है उसके बगल में ही वो ज़मीन क्या करे, लीज पे ले ले, रेंट पे ले ले, और वहाँ पर क्या करे कि खेती जो है वो इंडिगो का करना शुरू करे। लेकिन एक समस्या ये थी कि उस फैक्ट्री के आसपास बहुत सारे पीजेंट्स रहते थे, यानी कि किसान लोग वहाँ पर रहा करते थे। तो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या किया कि वहाँ जो जिस जमीन पर इंडिगो फैक्ट्री के बगल में जो किसान लोग रह रहे थे उसको वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। तो अब जब भगाना शुरू कर दिए तो यहाँ पर हो जाता है समस्या क्रिएट, यानी कि वहाँ के लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर समस्या क्रिएट हो जाता है, तनाव वहाँ पे जो वो क्रिएट हो जाता है, टेंशन वहाँ पे हो जाता है, बहसा बहसे होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर झगड़ा वाला माहौल जो है बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि पीजेंट्स कहते हैं कि भाई हम क्यों यहाँ से जाएं आपकी खेती के लिए। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है जो बिजनेसमैन है और जो वहाँ के पीजेंट्स हैं। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन है जो कि नील की खेती करना चाहते थे वो किसानों को क्यों भगाना चाह रहे थे, क्योंकि वो जो जमीन थी वो पैदावार वाला जमीन था जिसमें पैदा होता था, तो वहाँ पर वो नील की खेती करना चाहते थे, जिसके वजह से उनको वहाँ की जितनी भी जनसंख्या है उसको भगाना पड़ता। तो इस कारण से वो नहीं भागना चाहते तो वो ज़बरदस्ती भगाना चाहते थे। तो इसके कारण से वहाँ पर क्या हो जाता है कि टेंशन का माहौल जो वो क्रिएट हो जाता है, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक समस्या जो है वो क्रिएट हो जाता है इस तरह से। साथ ही साथ हम लोग यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि और किस तरह का समस्या यहाँ पर आता है। तो दरअसल जो नील की खेती करवाना चाहते थे वो कोई छोटे मोटे एरिया पे नहीं करना चाहते थे, बड़े बड़े स्केल पे करना चाहते थे, क्योंकि उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इतना ज़्यादा नील की खेती करने के लिए उनको लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेबर चाहिए था इसके लिए। तो वो क्या करते थे कि
जो वहाँ के किसान लोग होते थे उनका इस्तेमाल करते थे खेती वगैरह करवाने के लिए, नील की खेती करें। तो यहाँ जो किसान लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था, क्योंकि उस समय जिस समय नील की खेती होती थी उस समय राइस कल्टीवेशन भी होता था, यानी चावल की खेती भी होती थी। तो बहुत सारे ऐसे किसान थे जो क्या थे कि चावल की खेती करने में व्यस्त रहते थे, तो वो नील की खेती करने नहीं जाया करते थे। तो यहाँ पर एक ये समस्या जो है देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि अब बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े लेवल पे आपको क्या करना है, नील की खेती करना है, तो जाहिर सी बात है बीघा में जमीन चाहिए होता था। तो बीघा कहने का मतलब क्या होता है कि एक जमीन है, जमीन का टुकड़ा है जिसको बीघा कहते हैं, लेकिन आज की डेट में हम लोग जिसको कह सकते हैं कि हेक्टेयर में आज हम लोग बात करते हैं, और जो मैथमेटिकल नॉलेज वाले बच्चे हैं, या आम तौर पे हम लोग कहते हैं कि इतना डिसमिल जमीन है, डिसमिल बेसिस पे बातचीत करते हैं। लेकिन देहात क्षेत्रों में बीघा शब्द का इस्तेमाल होता था। जब भारत में ब्रिटिशर्स लोग नहीं आए थे तो उस समय बीघा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जो ये बताता था कि जमीन कितनी है आपकी, तो बीघा में बताया करते थे। तो अब चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। तो एक्चुअली होता क्या था कि अगर 1 बीघा जमीन में आपको इंडिगो लगाना है तो उसके लिए 2 हर बैल की आवश्यकता होती थी। ध्यान दीजिएगा, 1 बीघा जमीन में अगर आपको इंडिगो लगाना है तो कितने हर बैल की जरूरत है, 2 हर बैल की जरूरत है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए कि अगर आपको इंडिगो 1000 बीघा जमीन में लगाना है तो कितने हर बैल की जरूरत है, 2000 हर बैल की आवश्यकता वहां पर आपको पड़ेगी। अब इतना सारा जो जानवर खरीदना है, हर बैल वगैरह तमाम चीजें जो है वो आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में समस्या था, क्योंकि इतना सारा अवेलेबल किसानों के पास नहीं था। और एक और भी कारण था, क्योंकि किसान उस समय चावल की भी खेती करते थे, तो जाहिर सा बात है कि ज़्यादातर हर बैल अपने उस तरह के धान वगैरह उगाने में व्यस्त रहते थे, तो उतना ज़्यादा हर बैल वो इंडिगो के लिए नहीं दे सकते थे। तो यहाँ पर भी एक समस्या जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 2 समस्या आपने डिकोड किया। पहला समस्या आपने क्या डिकोड किया कि इंडिगो उत्पादन के लिए जितना लेबर चाहिए था वहाँ समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि वहाँ पर जो किसान थे, जो पीजेंट थे, उन लोगों को और क्या करना पड़ता था, अपनी चावल की खेती भी करनी पड़ती थी, धान की भी खेती करनी पड़ती थी, वहाँ हर बैल की आवश्यकता होती थी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हर बैल इंडिगो की खेती के लिए नहीं दे सकते थे। तो यहाँ पर ये समस्या जो है वो देखने को मिलता है। और जहाँ फैक्ट्री, इंडिगो फैक्ट्री थी, वहाँ पे जो आसपास में जो लोग रह रहे थे, जिनका ज़मीन था और वो ज़मीन फर्टाइल थी, उपजाऊ ज़मीन थी, तो वहाँ पर जो इंडिगो का ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करवाना चाहते, तो वो लोग ज़बरदस्ती उनको क्या करने लगे, निकालना शुरू कर दिया। अब निकालना शुरू कर दिए तो वहाँ पे विरोध प्रकट हो जाता है कि भाई हम क्यों जाएंगे, आपका बिजनेस हम क्यों जाएंगे। तो इस तरह के समस्याएं जो हैं वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इंडिगो ऑन द लाइन ऑफ रैयत। अब यहाँ पे देखिए, इस टॉपिक के अंदर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इंडिगो की जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इसके लिए ज़मीन बहुत अच्छे चाहिए थे, यानी कि उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता थी, जो कि ज़्यादातर रैयत लोगों के पास थी। तो हुआ क्या कि जो इस तरह के प्लांटर्स थे जो इंडिगो को लगवाना चाहते थे, वो लोग क्या करना शुरू कर दिए कि जो वहाँ के रैयत लोग हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू कर दिए। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उनको प्रेशराइज भी करना शुरू कर दिए। वहाँ से नहीं हुआ तो जो वहाँ के मुखिया होते थे, यानी कि जिसको हम कहते हैं विलेज हेडमैन, उनके माध्यम से भी वो क्या करने लगे, गांव के लोगों को क्या करने लगे कि भाई जो रैयत लोग हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो उगाएं और उसके लिए वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में साइन वगैरह कराएंगे। साथ ही साथ वो एडवांस में आपको कुछ पैसा भी दे देंगे, कैश वगैरह भी दे देंगे, ठीक है। और जो इंटरेस्ट होगा, जो वो एडवांस में जो आपको कैश देंगे, उसका जो इंटरेस्ट होगा बहुत ही लो होगा, बहुत ही लो इंटरेस्ट वो आपसे चार्ज करेंगे। और इसके एवज में आपको क्या करना है, अपनी खेतों में इंडिगो जो है वो उगाना है।
तो इसकी एक शर्त ये थी कि जो भी आपका खेत है उस खेत में 25% सिर्फ इंडिगो ही आपको क्या करना है, उगाना है। जैसे जो खेत है तो खेत का जो एरिया है उसमें से 25% एरिया में आपको क्या करना है, नील की खेती ही करनी है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उसमें था। अब इसके लिए जो बीज होता था वो कौन देगा? इसके लिए जो बीज जो है वो जो इस तरह के जो प्लांटर्स थे, यानी कि जो नील की खेती करवाना चाहते थे, वही लोग क्या करते थे, इस बीज वगैरह दे देते थे, इसके लिए ड्रिल वगैरह दे देते थे, और जो जो चीज़ की ज़रूरत होती थी वो तमाम चीज़ें दे दिया करते थे। हाँ, लेकिन जो किसान होते थे उनको मिट्टी को तैयार करना, उस पे बीज को बोना, फिर उसकी फसल की कटाई करना, ये तमाम काम किनको करना था? वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो रैयत लोग थे, उन्हीं को ये तमाम काम करना था। रैयत मतलब जिनका जमीन खुद का हो और उनका दादा परदादा से वो चलता रहा, तो उनको रैयत कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता था कि वो किसानों के ऊपर ही क्या कर देते थे, पूरी तरह से कह देते थे कि भाई आप अच्छी फसल हमको करके दो, अपनी ज़मीन का जो 25% है उसमें मेरा जो है नील की खेती करके दिखाओ। और ये जब हो जाता था, फसल की जब कटाई वटाई सब हो जाती थी, और जब वो वहाँ के जो प्लांटर होते थे, यानी कि जो नील की खेती करवाते थे, उनको जब वो पूरी तरह से सौंपते थे, तो फिर वो क्या कर देते थे कि नया लॉन जो है उनको दे देते थे रैयत लोगों को। और ये चीज चलता रहता था, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उसको फंसा लिया गया अपने चक्रव्यूह में। आप खेती करके हमको दे दिए, उसके बाद फिर आप खेती कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपको चुकाना है, तो उस लोन के चक्कर में वो फंस जाते थे। और ये जो सिलसिला था वो चलता गया। तो बहुत ऐसे पीजेंट्स थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान थे जो कि ऑलरेडी इस बात को समझ चुके थे कि हम लोग एक गलत चक्कर में फंस चुके हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह जो है वो होगा। तो ये जो है बहुत सारे जो पीजेंट्स थे वो समझ चुके थे इन सब बातों को, और बहुत लोग इनसे हटने का प्रयास भी करना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर आप देखिए समस्या क्या होने लगा है कि रैयत लोगों को कन्विंस किया जा रहा है, रैयत लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो रैयत लोग अब समझना शुरू कर दिए थे कि हम इस लोन से, इस कर्ज से कभी छुटकारा ही नहीं पा सकते हैं। तो वो अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वहां से हटने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए दूसरी समस्या भी थी। एक समस्या तो ये रैयत के साथ होना शुरू हो गया था कि वो कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब दूसरी समस्या क्या थी कि जहां पर नील की खेती होती थी, जहां पे आप नील का पैदावार करते थे, तो इसके लिए मिट्टी बहुत बढ़िया चाहिए होता था, बहुत बेस्ट क्वालिटी की मिट्टी की आवश्यकता होती थी। और वैसे मिट्टी में वो लोग क्या करते थे, राइस कल्टीवेट किया करते थे, यानी कि धान की खेती करते थे। तो होता क्या था कि जो इंडिगो है, इंडिगो की जो जड़ें होती हैं, जो नील की खेती करते हैं, तो नील की जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरा तक जाती हैं, और इतना गहरा जाती हैं कि मिट्टी को पूरी तरह से वो बर्बाद कर देती। मिट्टी से जितना फर्टिलिटी लेना था वो सब खींच लेता था। तो उससे क्या होता था कि जो धान वगैरह की पैदावार होना रहता था वो कहीं ना कहीं रुक जाता था। धान की अच्छी फसल वो नहीं कर पाते थे, यानी कि राइस कल्टीवेशन वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि जितनी मिट्टी को मतलब इंडिगो को चाहिए था, जो भी गुण चीज़ें वो मिट्टी से खींच लेता था, तो उतनी कैपेसिटी उस मिट्टी में नहीं होती थी कि फिर वो धान वगैरह का जो फसल है उससे हो सके। तो एक समस्या यहाँ पर भी है। तो अब देखिए कि किसान लोगों से कैसे पहले कर्ज वसूला। पहले तो उनको मजबूरन किया गया कि आप टैक्स भरिए बेवजह, फिर उसके बाद टैक्स भरने के साथ साथ फिर देखिए खेती करने के लिए मजबूर करने लगे। फिर खेती मजबूर करने के लिए फिर देखिए उनको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनको कर्ज में फंसा लिया गया। फिर कर्ज में फंसा लेने के बाद आप देख रहे हैं कि अब उनकी जीविका पर जो है अटैक होना शुरू हो गया, क्योंकि वो जो धान वगैरह उगाते थे अब उनकी ज़मीन भी सुरक्षित नहीं थी। बहुत सारे किसानों को भगा देने का प्रयास किया गया था सिर्फ अपने मुनाफे लेने के लिए। तो ये तमाम चीज़ जो है वो रैयत के ऊपर होना शुरू हो चुका था।
हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो नील की खेती करने वाले किसान लोग थे वो किस प्रकार से विद्रोह कर बैठते हैं पूरे बंगाल में। और अब इसमें कई तरह के सवाल आते हैं कि जो लोग इतने दबले कुचले हुए थे, जिनको बंधुआ मजदूर बना दिया गया था, अचानक इनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है कि ये विद्रोह करने पे, बगावत करने पे उतर जाते हैं, और इतना गुस्सा स्वभाव उनके पास कहाँ से आता है, और इस बगावत का क्या रिजल्ट होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ये बगावत किनके खिलाफ थी वो भी जानने का प्रयास करेंगे, और इस बगावत के लिए कौन इनको सपोर्ट कर रहा था वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे द ब्लू रेबेलियन, और इसके बाद क्या होता है, इन तमाम पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल मार्च का महीना था और 1859 की बात है। जो बंगाल के रहने वाले रैयत लोग थे, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि रैयत क्या होता है। तो दरअसल रैयत हम उसे कहते हैं जिनका पुश्तैनी जमीन होता है, यानी कि वैसी जमीन जो उनके दादा परदादा से भी पहले की है और वो उस पे जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। तो वैसे जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैयत बोला करते हैं। तो वैसे जमीन जिनके पास है, जिन लोगों के पास है, तो उन लोगों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रैयत लोग बोला करते हैं, कि उनके पास रैयती जमीन वगैरह है। तो जो बंगाल के लोग थे, जो रैयत लोग थे, उनको जबरन क्या किया जाता था, इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, यानी कि नील की खेती करवाई जाती थी उनसे। तो मार्च 1859 में जो वहां के रैयत लोग हैं वो नील की खेती करने से साफ इनकार कर देते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वो नील की खेती करने से इनकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो नील की खेती उनसे करवाई जाती थी वो उनको कर्ज में फंसा रही थी, उनका शोषण कर रही थी, उनको हर तरह से क्या कर रही थी, कमजोर बना रही थी। तो इसीलिए जो रैयत लोग थे वहां के, जो नील की खेती करते थे, वो सीधा सीधा बगावत कर बैठते हैं। और ये जो धीरे धीरे जो पूरा इलाका जो है इस बात को जान जाता है कि बगावत जो है रैयत लोगों ने कर दिया है, अब वो नील की खेती नहीं करेंगे। तो लोगों में इतनी साहस आने लगी कि लोग वहां के क्या करने लगे, टैक्स देने से मना कर दिए। उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपको टैक्स नहीं देंगे। किसको टैक्स देने से मना किए, जो नील की खेती करवाते थे, यानी जिसको हम प्लांटर्स कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नील की खेती करवाने वाले लोग जो टेंडर लेके बैठे हुए थे, उनको वो क्या करते हैं, रेंट देने से मना कर देते हैं। और यही नहीं, गुस्सा यही नहीं थमता है, वो क्या करते हैं कि जो उनकी फैक्ट्री थी, यानी कि जो नील की फैक्ट्री थी, वहां पर भी जाकर ये लोग क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। अटैक कैसे करते हैं, तो जिनको जो मिला वो लेके चले गए। कोई लाठी लेके चला गया, कोई तलवार लेके चला गया, कोई तीर धनुष लेके चला गया, ये तमाम चीजें लेकर वो चले गए और वहां पर इस प्रकार से अटैक करना शुरू कर दिए। अब इसमें महिला भी जो थी वो पीछे नहीं थी, यानी जो वीमन लोग थी वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ती हैं। तो अब ये अपने हाथ में क्या लेती हैं कि जो भी रसोई का चीज है, थाली बर्तन या जो भी चीजें उनको मिला घर में, उन सब चीजों को उठा कर वो ले चले गए और वहां पर भी ये भी युद्ध में टूट पड़े। अब वैसे लोग जो अभी भी नील की खेती कर रहे थे, तो वहां के जो आसपास के लोग थे उनको सोशली बाइकआउट करने लगे। बोले कि भाई अगर आप खेती करोगे तो हम आपकी मरनी में नहीं आएंगे, आपके यहाँ जो शादी ब्याह होगी उनमें हम नहीं आएंगे, आपके पास कोई विपत्ति होगी उसमें हम नहीं आएंगे। तो हर तरह से उनको बहिष्कृत करने लगे। किनको बहिष्कृत कर रहे हैं, जो लोग अभी भी नील की खेती कर रहे हैं। यानी वो चाह क्या रहे थे, रैयत लोग ये चाह रहे थे कि आप नील की खेती ना करें, पूरी तरह से छोड़ दें। तो जो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे वो क्या कर दिए, सामाजिक बहिष्कृत करना ऐसे लोगों का शुरू कर दिया था।
और जो नील की खेती करवाते थे, यानी प्लांटर्स लोग, यानी जो बागवान के मालिक होते थे, तो जो नील की खेती करवाते थे, ये लोग क्या करते थे कि अपना एजेंट रखे हुए थे। अब ये एजेंट रखे हुए क्यों थे? तो ये एजेंट इसलिए रखे हुए थे ताकि ये जाए घर घर और वहां से टैक्स कलेक्ट करके लाए। लेकिन यहां पर इस रिबेलियन के बाद होता ये है कि जब ये एजेंट लोग जाते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो वहां के जो रैयत लोग होते हैं वो पीट पीट के इनको वहां से भगा देते हैं। रैयत लोग अब यहां पर आपको बहुत क्रोधित नजर आ रहे हैं, यानी उनकी साहस देखिए, कितना जुल्म हुआ होगा उनके ऊपर। तो जो रैयत लोग हैं वो कसम खा लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर हम अब नील की खेती नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो हमें डराने धमकाने आएगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक्चुअली यहां पे जो एक शब्द आता है कि जो प्लांटर्स लोग थे, जो बागवानी के मालिक थे बने हुए, वो लोग आदमी वगैरह भी रखा करते थे जो डंडा वगैरह रखते थे, और उनका काम ये था कि वहां के लोगों को डराना धमकाना, काम करवाना, इस तरह की चीजें। तो जो रैयत लोग थे वो तो कसम खा लिए थे कि तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम डंडा वाला गुंडा वगैरह भी क्यों ना भेज दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब हम खेती किसी भी हालत में नहीं करेंगे। तो ये कसम वो लोग जो है वो खा लेते हैं। तो अब सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे आता है, प्रश्न ये आता है कि आखिरकार जो रैयत लोग हैं इनके पास इतनी ज्यादा ताकत कहां से आती है, इतनी ज्यादा ताकत इनको कहां से मिलती है कि ये पूरी तरह से विद्रोह करने पे उतर जाते हैं। ये बिल्कुल किसी को अब छीन नहीं रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको पीट रहे हैं, फैक्ट्री में जाके वहां पे अटैक वगैरह कर दे रहे हैं। तो इतनी ताकत कहां से आ रही थी इनके पास? तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि आखिरकार इतनी ताकत कहां से आ रही थी। तो दरअसल एक्चुअली इस बात यहां पे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए, जो भी इंडिगो सिस्टम था, यानी कि नील की जहां पे खेती होती थी और जो सिस्टम पूरा बना हुआ था, वो जाहिर सा बात है कि ये सिस्टम क्या करता था, बहुत ही दमनकारी था, बहुत ही ऑपरेसिव था, लोगों के ऊपर जुल्म करता था। और जब लोग इतने सारे जुल्म को सहने लगते हैं तो उनके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि ये इनके खिलाफ जा सके, वो जुल्म को सहते ही रहते हैं। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि इतना जुल्म सहने के बाद, इतना दमनकारी होने के बाद भी वो अचानक जो है पूरी तरह से विस्फोटक बन जाते हैं। तो इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा कहां से आ रही इनको? क्योंकि ऐसी चीजें बहुत ही कभी कभार देखने को मिलती हैं। तो बहरहाल ये जो सपोर्ट इनको मिलता है, ये इनको दो जगह से मिलता है। कहां से मिलता है? एक तो जो जमींदार थे वहां गांव के, और दूसरा जो वहां के मुखिया थे, वहां से मिलता है इनको ये सपोर्ट। तो ये सपोर्ट कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, इस विषय पे अब हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। तो दरअसल ऐसा हुआ कि जो जमींदार लोग थे वो लोग भी कहीं ना कहीं रैयत लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिए, और जो वहां के मुखिया लोग थे, गांव के मुखिया लोग, वो भी जो है रैयत लोगों को सपोर्ट करना शुरू किए। तो प्रश्न अब ये आता है कि जो गांव का मुखिया है वो क्यों कर रहा है सपोर्ट भाई? तो देखिए, वो सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बागवान के मालिक होते थे वो आते थे सीधा किनके पास? गांव के मुखिया के पास आते थे, और उनके साथ जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था, उस पर सिग्नेचर ले लिया जाता था और कहा जाता था कि आप हमें इतना नील का खेती करवा के देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स है, ये कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती वाली बात जब आती है तो वहां के मुखिया लोग में भी ये गुस्सा आ जाता है कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो वो भी क्या करते हैं कि जो आसपास के लोग होते हैं उनके साथ मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या करते हैं कि उनको पूरी तरह से बताते हैं कि भाई जो भी आपके साथ हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। सो आप साथ में मिलिए और हम लोग इसके खिलाफ क्या करेंगे, लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। साथ ही साथ यही नहीं,
जो जमींदार लोग हैं वो जमींदार लोग भी क्या करते हैं, रैयत लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो अब बात ये आती है कि जमींदार लोग जो हैं वो रैयत लोगों को सपोर्ट कर रहा था। तो दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो जमींदार लोग हैं उनको ये महसूस होने लगा कि जो बागान के मालिक हैं, जो नील की खेती करवाते हैं, वो बहुत ही लंबे लंबे टाइम तक क्या करते हैं, जमीन को ठेका पे ले लेते हैं, यानी कि लीज पे ले लेते हैं। अब इससे उनको कहीं ना कहीं ये डर महसूस होने लगा था कि कहीं जमीन जो है वो उनके हाथों से ना चला जाए। यही कारण है कि जो जमींदार लोग थे वो भी अब सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे जो वहां के रैयत लोग थे। तो यहां पर इन 2 पॉइंट्स को आपको मार्क कर लेना है कि जो गांव का मुखिया है और जो जमींदार है, इन दोनों की वजह से रैयत को काफी शक्ति मिलती है और इसी शक्ति के बदौलत उनको ऐसा लगता है कि अब वो इस लड़ाई को और आगे लेके जा सकते हैं और नील की खेती वो नहीं करेंगे। अब थोड़ा यहां समझने का भी प्रयास करना है। तो अब इस तरह से होता क्या है कि ये जो इंडिगो पीजेंट्स थे, यानी कि नील की खेती करने वाले जो किसान लोग थे, इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस भी होने लगा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहां पर, क्योंकि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी, यानी कि बंगाल में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पूरी तरह से जाल बिछा के बैठा हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है ऐसा सोच लेते हैं जो इंडिगो के पीजेंट वगैरह थे, उनको लगता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इनकी मदद करेंगे इस विषय को लेकर। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि अभी तक सीधा सीधा डायरेक्टली जो है ब्रिटिशर्स लोग ये काम नहीं करवा रहे थे, ठीक है। बड़े बड़े जो ठेका लेके बैठे हुए थे इंडिगो पैदा करने का, वो लोग के खिलाफ ये सारा विद्रोह जो है चलना शुरू होता है। तो अब यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको ये लगने लगा कि कहीं ये और ज्यादा आग ना पकड़ ले, ये जो विद्रोह है, ये बगावत कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए, विस्फोटक ना हो जाए। तो उन्होंने क्या करवाया, 2-3 चीजें उन्होंने करवाई। तो उन्होंने क्या करवाया, जो सिंपैथी थोड़ा सा दिखाया, इन्होंने सिंपैथी दिखाया। क्या हुआ, एक मजिस्ट्रेट को भेजते हैं, एशले ईडेन को, ठीक है। तो वो एक एशले ईडेन को भेजते हैं, यानी कि एक मजिस्ट्रेट थे, और इन्होंने यहाँ पर आया और देखा कि जो यहाँ के रैयत लोग हैं इनको पूरी तरह से मजबूर कर दिया गया है। किस चीज के लिए, कि आप नील की खेती करो, और उनको मजबूर करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो ये जो है सिंपैथी जो है, वो जो मजिस्ट्रेट थे एशले ईडेन, वो नोटिस करते हैं और ये सब बातें जो वो बताते हैं कि जो भी वहाँ के रैयत लोग हैं उनके साथ रियल में कुछ ज्यादा जो है वो जोर जबरदस्ती हो रहा है। अब ये बात जो है, जो महारानी थी विक्टोरिया क्वीन, ये बात उन तक पहुंचती है और लोग ये समझ लेते हैं कि ये महारानी विक्टोरिया ही बोली हैं कि उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अब उनको क्या नहीं करना है, अब उनको नील की खेती जो है नहीं करना है किसी भी हालत में। सो जो ईडेन थे, इन्होंने नोटिस किया कि यहां अगर हम सिंपैथी नहीं दिखाते हैं किसान के साथ, तो ये जो रिबेलियन है वो बहुत ज्यादा विस्फोटक पैदा करेगा और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान इनको देगा। तो इस समय उनको लगा कि किसानों को यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट वे में अंग्रेज लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है उसको समझना है। मंशा क्या है, यहाँ उनके पीछे जो मंशा है वो ये है कि ये पूरा विद्रोह विस्फोटक ना हो जाए, बात और ना आगे बढ़ जाए, नहीं तो उनको बिजनेस करने में दिक्कत हो जाएंगी और उनका बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाते हैं, एक यहाँ पे सिंपैथी जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं अंग्रेज लोग। अब देखिए ये बात इतना फैल गया सब जगह पर
कि जितने इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, यानी कि जितने पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग भी क्या करना शुरू किए, इस विषय में लिखना शुरू किए कि भाई जो नील की खेती हो रही है और जो किसान लोग हैं उनके ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ कैसे जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो इस तरह की बातें जो हैं इंटेलेक्चुअल्स लोग जो थे वो अपने लेखन के माध्यम से जगह जगह पे पहुंचाना शुरू कर दिया, और वो लोग भी रैयत लोगों को कहीं ना कहीं ये समझाने लगे कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है बहुत ही बुरा हो रहा है, तानाशाही सरकार टाइप की चल रही है, इसलिए इसका विरोध जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग भी एक अपना रोल जो है वो अदा करते हुए आपको नजर आएंगे। अब इससे होता क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये जो रिबेलियन हो रहा था इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो चुकी थी। अब ये चिंतित दो मामले से हो रहा था कि जो ठेके में लिए हैं काम को, यानी कि जो इंडिगो को उगाने का काम लिए हैं, उनकी जान खतरे में है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैनिक जो है वो मुहैया कराया, किनको, प्लांटर्स को, यानी कि जो नील की खेती करवाते थे। तो उनको उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो इनको सैनिक वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, आर्मीज वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इनकी जान सुरक्षित बचे रहे, नहीं तो इनके ऊपर जो है पूरे किसान लोग टूट पड़ेंगे मारने के लिए। तो यहाँ पर इनको मिलिट्री सपोर्ट जो है वो मिलता है। साथ ही साथ फिर गवर्नमेंट ने देखा कि ये बहुत ज्यादा आग पकड़ रहा है ब्लू रेबेलियन, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि एक इंडिगो कमीशन का गठन किया, यानी कि एक कमेटी इन्होंने बनाया। अब इस कमेटी का काम क्या था वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये कमेटी जो है ये गया बंगाल के क्षेत्रों पर जहाँ पे रैयत लोग रह रहे थे और वहां पे सर्वे किया। सर्वे करने के बाद इसने देखा कि जो नील की खेती करवाने वाले लोग थे, जो ठेकेदार लोग थे, वो रियल में गलत कर रहे थे। तो यहाँ पर जो कमीशन है, जो कमेटी है, वो दोषी पाती है कि इसको, जो बागवानी के मालिक थे, जो प्लांटर्स थे, यानी कि जो इस तरह की खेती करवाते थे, उनको ये दोषी पाते हैं यहाँ पर, और इसका क्रिटिसाइज भी उन्होंने किया। और साथ ही साथ इन्होंने एक तरीका भी जो है वो निकाला। इन्होंने क्या घोषणा किया, इन्होंने ये कहा कि इस तरीके से, इस सिस्टम से जो रैयत लोग हैं उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट इनको हो नहीं पा रहा है, इनके साथ जोर जबरदस्ती ही हो रहा है। तो इस कारण से जो कमेटी है वो कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अभी है, मतलब जो एग्जिस्टिंग अभी कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ हुई है, वो काम को करते रहें, और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो आप फ्री हैं, आप भविष्य में इसके लिए बाध्य नहीं होंगे कि आप इस काम को करें। यानी कि फ्यूचर में आप जाके क्या है, फ्री हैं, आपको कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप इस तरह के काम वगैरह करें, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है और नुकसान से बचाना है, तो इसलिए जो यहाँ पे कमेटी है, जो कमीशन है, वो कहती है कि जो फिलहाल अभी आपका जो बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, उसको आप पूरा करें। अब बात आती है कहाँ पर, तो अब हम लोग देखते हैं बंगाल की तरफ, ठीक है। तो बंगाल का नक्शा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है नक्शे पे आप थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करें कि हमारा बंगाल है कहाँ पर। तो भारत की इस वाले हिस्से में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नील की खेती करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे पूरी तरह से डेमोलाइज हो गए, और जो वहाँ पे नील की खेती होती थी वो ठप पड़ चुकी थी। कहाँ पे, बंगाल पे। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था। तो वो धीरे धीरे क्या यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गए बिहार की तरफ। तो अब चलिए थोड़ा सा हम लोग मैप में बिहार को देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया के मैप में यहाँ पर आपका बिहार है, ठीक है। तो अब जो प्लांटर्स लोग थे, अब वो नील की खेती के लिए कहाँ से कहाँ पहुंच रहे थे, यहाँ बिहार में पहुंच रहे थे। यानी कि अब बंगाल से वो कहाँ पे जा रहे थे, बिहार की तरफ जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके से रंग बनने वाली जो सिस्टम है वो इजाद हो चुकी थी। तो बहुत जगह पर अब नील की जो खेती थी उस तरह से नहीं हो रहा था, यानी कि थोड़ा धीमा पड़ गया था। लेकिन फिर भी
कहेंगे कि उस समय इतना भी ज़्यादा धीमा नहीं पड़ा था, लेकिन जिस तरह का जो रिबेलियन चल रहा था उसका एक कहीं ना कहीं तोड़ निकल गया था। तो इसका तोड़ ये निकला था कि जो आर्टिफिशियल रंग वगैरह आते हैं, जो सिंथेटिक डाइज वगैरह आते हैं, उसको क्यों ना यूज़ किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये जो सिंथेटिक डाइज वगैरह आया, इसकी जब डिस्कवरीज वगैरह हुई, तो उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो नील की खेती है उस पे लगातार बढ़ोतरी होती चली गई और ये लगभग बिहार में आके करना शुरू कर चुके थे। सो यहाँ पर अब उदय किसकी होती है? महात्मा गांधी की होती है। अब यहाँ से चलिए महात्मा गांधी अब एंट्री करना शुरू करेंगे। तो इस विद्रोह के बाद आप देखेंगे कि महात्मा गांधी यहाँ पर एंट्री मारते हैं। और ये कैसे एंट्री मारते हैं, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो हुआ यूं था कि महात्मा गांधी तो इससे पहले साउथ अफ्रीका में थे, और जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न यहाँ पर आए, कहाँ पे? भारत में। तो जब ये रिटर्न भारत में आए, तो चलिए महात्मा गांधी आ गए हमारे भारत में, ठीक है। तो जब ये भारत में आ गए, और उस समय क्योंकि जो प्लांटर्स लोग थे वो क्या थे कि बंगाल से शिफ्ट कहाँ हो रहे थे? बिहार में शिफ्ट हो रहे थे। तो अब यहाँ पे गड़बड़ियाँ जो है वो चलना शुरू हो गई थी। तो जो किसान था यहाँ का, कहाँ का? बिहार का। तो बिहार का एक किसान था, वो महात्मा गांधी के पास गया और बोला कि आप हमारे चंपारण में आइए। चंपारण बिहार का एक छोटा सा जगह है, तो उसका नाम है ये, ठीक है। तो ये किसान जाता है महात्मा गांधी के पास और कहता है कि आप हमारे बिहार के चंपारण गांव में आइए, और यहाँ पर जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उनके साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है, बहुत ही उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, आप इनको इन सब चीज़ से आज़ादी जो है वो दिलवाइए। तो महात्मा गांधी जो है 1917 में यहाँ पर क्या करते हैं? पधार जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इनका जो है आगमन जो है हो जाता है। और यहाँ पर आकर ये क्या करते हैं? एक आंदोलन छेड़ते हैं जिसका नाम है चंपारण मूवमेंट। और ये आंदोलन किनके खिलाफ थी? अभी सीधा सीधा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, अभी इंडिगो जो प्लांटर्स थे, यानी कि वैसे ठेकेदार जो इस तरह के खेती करवाते थे, तो सीधा सीधा टक्कर महात्मा गांधी जी का इन्हीं लोगों से होता है। और ये जो आंदोलन उन्होंने चालू किया था जिसका नाम क्या था? चंपारण मूवमेंट, ठीक है। तो चंपारण मूवमेंट के जरिए इन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के जस्ट विरोध में खड़े हो जाते हैं और इस तरह के अत्याचार से लड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं।